अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हजरात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। क्या कहूँ मैं, हबीबी हसन चौधरी। आप हसन, प्यारे हसन से हबीबी हसन बन चुके हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी तस्वीर मैंने देखी। थैंक यू। और थैंक यू आमना। जबरदस्त आपके लिए आपने खबर दी। मतलब है कि ऑब्वियसली Thank गोल्डन you. वीजा लेके आप Thank वापस you. आ रहे हैं। फीलिंग गोल्डन। फीलिंग गोल्डन। होपफुली आप गोल्डन वीजा लेके वापस आ रहे हैं, ना कि वहां पे रुकने वाले। मेरी फ्लाइट है भाई कल हाँ, इंशाल्लाह। exactly. कल मतलब एज एन आज जब तक वीडियो हाँ, आएगी हाँ, तो हाँ. आई शुड बी एट द एयरपोर्ट। ठीक है। कैसा फील हो रहा है हसन आपको गोल्डन वीजा लेके? मुझे आमना अच्छा फील हो रहा है। हाँ. एक somebody with a पाकिस्तानी पासपोर्ट हाँ. अगर उसको कहीं और किसी और मुल्क की रेजिडेंसी मिल जाए तो मेरे ख्याल में अच्छी ही एक फीलिंग होगी। सही एक बात अच्छा है, सही बात है। महसूस होता है कि तो यार इन्फॉर्मेशन की थोड़ी सी बात है कि डज योर गोल्डन वीजा एक्सटेंड टू योर फैमिली एज वेल, बिकॉज दैट वुड बी फैंटास्टिक एज वेल। yes so once you become a resident then you हाँ. can sponsor your family as Super, well super. and not just sponsor them, like they can also get golden visas, but if not जैसे for example आजकल टूरिस्ट वीजाज नहीं लग रहे हाँ. तो आप अपने ब्लड रिलेटिव्स का वीजा निकलवा सकते हैं। ठीक है, यानी टूरिस्ट आपके वीजा साथ भी। मुझे कोई ब्लड रिलेशन जोड़ना पड़ेगा फिर। ब्लड रिलेशन अब जुड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ. हाँ ब्लड रिलेशन होना जरूरी है। तो हाँ. भाइयों का और अम्मा अब्बा राइट, का और राइट. बच्चों का, तो बीवी का। हाँ, बीवी का भी वैसे ब्लड रिलेशन होता नहीं है, लेकिन बीवी का निकल आता निकल आता है। नहीं, वो रिलेशन शायद ब्लड से भी ज्यादा ही होता है बीवी का। है। वो तरह एक बीवी का लेवल दे देना आगे कर चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो वो हो जाता हाँ, है। हाँ. बट ये सारी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं कल भी आपको बता रहा था, मुझे क्योंकि कल जब मैंने पिक्चर लगाई तो अ लॉट ऑफ पीपल रीच्ड आउट टू मी, अ लॉट ऑफ आर एक्टर्स आल्सो जिनके फंसे हुए हैं हाँ. वीजाज, वही सारा चक्कर है। तो मैंने जैसे आपको बताया था वी गोना डू अ पॉडकास्ट। जी. अक्सर जिन्होंने मुझे हेल्प किया, फैसिलिटेट किया सारा प्रोसेस। हाँ. तो वो पॉडकास्ट आज हम रिकॉर्ड करें तो विल शेयर इट इन अ डे और टू। हाँ, I'm sure a lot of people would be interested in, you know. या सो मतलब मुझे कल जो है मुबारकबादें कम आई और ये मैसेजेस ज्यादा है हाँ. कि यार अच्छा वो मेरा भी फंसा हुआ है यार हैकर। सो दिस आल्सो गोज ऑन टू शो आमना, जैसे अभी परसों you were here in Dubai and you couldn't Yeah, get out so the now you're going airport, to bring right? this up in every episode now. No, but Then I these couldn't, are yeah. the- But आपको मैं बताया, it wasn't because of me, it was because और भी लोग थे साथ। हाँ. या बेसिकली हाँ। तो जो Those people couldn't, जो हाँ. जो आप तो रॉयल्टी है ना, जो हम कॉमनर्स हैं हाँ, सारे। हाँ. तो ये बड़ा एक रियल एक इश्यूज हैं कि है. मतलब आप अगर कहीं काम से आना पड़ जाए, हाँ. या आपको वैसे ट्रैवल करते हुए, बिकॉज वी ट्रांजिट थ्रू दुबई अ लॉट, Yeah. सो मेनी ऑफ अस, तो कभी कोई मौका हो जाता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो बट मैं अपने प्लेटफॉर्म से, नॉट दैट कि उससे कोई फर्क पड़ेगा, बट ये होना नहीं चाहिए। हाँ. ये सब पाकिस्तानियों के लिए आसान होना चाहिए। टूरिस्ट वीजा मिलना आसान होना चाहिए। लोगों को बंद करना, ब्लैंकेट एक तरह से सस्पेंड कर देना, आई डोंट थिंक दैट्स अ नाइस थिंग फॉर एनीबडी टू डू फॉर एनीवन। सो वट एवर द इशूज आर, मेरे ख्याल में इशूज को रिजॉल्व करना चाहिए। हम तो हमेशा बैन के बारे में यही बात करते हैं ना कि इशूज को आप रिजॉल्व करें, बिल्कुल, बजाय ये कि आप एक ब्लैंकेट वो कर देंगे यार कि nobody can come। एब्सोल्युटली, बिल्कुल तो ये सही। सीन है। ठीक है, गुड, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉडकास्ट। बिल्कुल। तो इस सब आप सुनाएं, आप कराची, इस सब की मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है कल से। मैं आई तो अच्छा। कुछ ठंडी हवा ले आई। आप हैं बेसिकली, आप मैं यार यही basically, बात है सारी हाँ, बात कल ही मैं है। उठी सुबह सुबह हवा चल रही, मैंने कहा कितनी लू चल रही होगी, लेकिन मैं जब गई बाहर तो द टेम्परेचर हैड ड्रॉप्ड एंड ऑफ कोर्स गर्मी अभी भी है, लेकिन वो जो एक रेडियो एक्टिव गर्मी थी ट्यूसडे को, वो वेडनेसडे को हल्की सी ब्रेक हुई और आज थर्सडे है। आप जब ये मैंने सुना था कोई बारिशें होनी है कराची में, तो weekend बारिश पे। नहीं हुई अभी। वीकेंड पे अगर हो तो हो, सुना था होनी है बारिश भी। कौन सा कोई हमारे लिए कोई वो लेके आती है ब्लेसिंग, बारिश भी अपने मुसीबतें लेके आती है अनफॉर्चुनेटली। तो लेकिन ये है कि मौसम गर्म है, लेकिन जितना गर्म आपको वहां पे गोल्डन मौसम जो है उतना गर्म शायद नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक्चुअली स्ट्रेंजली मैं कल आपको बता रहा था कि इस बार इधर गर्मी, नॉट दैट मैं बहुत बाहर घूमा भी हूँ, लेकिन जब मैं निकला भी हूँ तो वो कराची जितनी ही है और एक जगह मौके पे रात को मुझे कम भी लगी थी। सर ये गोल्डन वीजा की ठंडक है जो आपके दिल में। नहीं ये मैं उस दिन भी सोच रहा था ना, आप तो मेरे से ज्यादा कराची में ज्यादा रही हैं, बट हम लोग जब जेलम से आया करते थे कराची गर्मियों की छुट्टियों में, तो बादल होते थे और हमेशा इट वाज वेरी वेरी प्लेजेंट ड्यूरिंग जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त।
तो अब तो इट्स अनबेरेबल विद द ह्यूमिडिटी एंड ऑल ऑफ दैट. Yeah, सो the thing is ये कि तो हम तो we don't even have a right to complain. हम लोग अपने एयर कंडीशन घरों में बैठे हुए हैं, लाइट जाती है तो जनरेटर ऑन हो जाता है, यूपीएस चल जाता है, जहाँ जहाँ हम फिर रहे होते हैं वहाँ साथ साथ कोई ना कोई एयर कंडीशनिंग चल रही होती है गाड़ी में भी. आई थिंक पीपल who are working, the labor class, उनके लिए it's unbearable. और किचन में जो लोग काम कर रहे हैं या बाहर जो काम कर रहे हैं, जो मैनुअल लेबर कर रहे हैं, उसके भी आगे people who are on the streets, who are sleeping on the streets, then it's your entire population of animals outside. So I mean, people are suffering. Life is suffering because of the heat, which is unfortunately also inflicted by human beings because it's global warming. तो ये बड़ा एक vicious cycle है जिसके हम experience कर रहे हैं असरात. I hope कि कोई global level पे इसकी solutions निकलें, or we're headed for a really bad time. हाँ, एंड स्पीकिंग ऑफ बैड टाइम्स, जो करंट वॉर सिनेरियोज हैं और जो सिचुएशन है पॉलिटिकली, वो तो सबके सामने ही है. जो हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सका. कोई कुछ नहीं वेदर तो चलो, क्लाइमेट तो थोड़ा ज्यादा एक पेचीदा मामला है, कॉम्प्लेक्स मामला है. ये तो इट्स लाइक कॉम्प्लेक्स है, कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है. ये तो जो जंगें हो रही है वो तो लोग रुकवा सकते हैं, रोक सकते हैं. बड़ी अजीब चीजें हैं ना. लोग जो एक पीआई के पायलट ने फुटेज लगाई कि ही कुड सी द bombing. Was it PI? I thought there was some other airline which was flying over the Dubai. पायलट ने भी लगाई है. दुबई से लोगों को नजर आ रहे हैं. It's really जो रॉकेट्स जा रहे हैं. It's bizarre. जी बिल्कुल, बहुत ही. मतलब it's become so strange, but it's sort of become normal now. People putting up videos of rockets flying from one place to the other, and exactly दुबई से लोगों ने लगाई हैं. Like a pilot flying and making videos mid-air of rockets flying from one country to the other. How bizarre is it? मतलब ये फिल्म में किसी होता तो हम कहते यार ये क्या अजीब मतलब वो है. हाँ बिल्कुल, बहुत bizarre है. Bizarre times we're living in. Absolutely. बिल्कुल. Anyway, have a safe flight back और इंशाल्लाह आप की वापसी हो जाए वीकेंड पे. तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा लोगों से कि अगला रिव्यू हमारा जो है वो इन पर्सन होगा. इंशाल्लाह. आपने लव गुरु देखनी है आमना? मैंने लव गुरु का जी फ्राइडे स्केड्यूल कर दिया है. आपके आने से पहले मैंने देख ली होगी. बस तो आप लव गुरु देखें. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो पिछली, क्योंकि मैंने तो देख ली है, मेरी जो पिछली एक लव गुरु के बारे में बात हुई तो लोगों ने उससे, मुझे ऐसा लगता है, इन्फर और अज्यूम किया कि शायद मेरे मुताबिक लव गुरु में कोई मसला नहीं. अच्छा. ऐसी बात नहीं है. लव गुरु के मसले हैं. हाँ. और एक दो जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो सीरियस मसले हैं. और उस पर हम बात करेंगे जब आप देख लेंगे. बट वो ऐसे मसले हैं कि जिनके ऊपर आप एक फ्लीटिंग सी बात नहीं कर सकते कि यार अच्छा ये हो गया तो ये नहीं होना चाहिए था. मेरी नज़र में, एंड मैं जब देख भी रहा था, जिन लोगों के साथ देख रहा था, मैंने उन तक भी अपना ये पहुंचाया पॉइंट ऑफ व्यू कि ये नहीं होना चाहिए था. तो आप एक बार देख लें तो फिर हम उसके ऊपर बाकायदा तौर पे बात करेंगे. लेकिन मैं आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर कि ऐसा नहीं है कि इट्स अ फ्लॉलेस फिल्म. नो फिल्म इज फ्लॉलेस. एंड हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो मैं भी देख लूं तो फिर हम करते हैं डिस्कस इसको ओवर द वीकेंड. डेफिनेटली डन हो गया. एनीवे, आज आपने 2 ड्रामे देखे, मैंने 3 देखे. हमारे अच्छा, मैंने इसलिए आमना 2 देखे क्योंकि मुझे लगा कि अब हम राजा रानी को मंडे को रिव्यू किया करेंगे, क्योंकि उसकी एक किस्त हम हमेशा मिस कर देते हैं क्योंकि अब वो 2 हो गई हैं, वेडनेसडे थर्सडे. नहीं तो फिर आप फ्राइडे को क्या रिव्यू करेंगे? सिर्फ परवरिश और डायन? 2 तो क्या हो गया? 2 ड्रामे हाँ कर सकते हैं हम, मौके के साथ साथ, दुनिया के दस्तूर के साथ साथ हमें. नहीं तो हम मंडे को भी राजा रानी की फिर जो 14th एपिसोड है वो काफी बड़ी एपिसोड है मुझे ऐसा लगता है प्रोमो से. तो हम 14th को, मतलब मंडे को, राजा रानी की 14वीं एपिसोड कर लेंगे डिस्कस, और फिर अगले हफ्ते से मंडे को ले जाएंगे. लेकिन आज क्योंकि मैंने 12-13 देख ली है और उसमें कुछ खास ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आई डू हैव समथिंग टू से, तो हम 12-13 को आज भी थोड़ा सा उस पर विल जस्ट ब्रश ओवर इट. और मेरे ख्याल में पिछली बार शायद आपने नहीं देखी थी, या देखी थी? नहीं देखी थी. मैंने देखी थी राजा रानी. शेर और वो नहीं देखी. जी राजा तो हमारे पास है जी आज राजा रानी की 2 एपिसोड 12 और 13. हमारे पास आज डायन की, जो मैं पिछले हफ्ते कह रही थी कि भाई कुछ होना चाहिए, तो चले 1 डाउन हो गया, 1 मैन डाउन हो गया 33 एंड 34th एपिसोड में. और अनबिलीवेबल एपिसोड. कैसे हसन, कैसे? मैं आपको बताऊंगा, आने तो देना. ठीक है. और हमारे पास बहुत ही सुपर एपिसोड्स ऑफ परवरिश. यार बड़े इमोशनल हम ना किस्से थे. तो मैंने अभी खत्म की है देखना. मैं थोड़ा सा
बड़ा कम होता है कि मैं कोई ड्रामा देखते हुए थोड़ा सा 20th and 21st episodes of फील करूं, were तो highly emotional. ठीक है, तो ख्वातीन हज़रात आप फिर कहाँ जाएंगे? आप ना मेरा पूल ही बंद करा दिया आपने कल, पता नहीं क्या कहा उनको। क्या हो गया? मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी आपके लिए। हाँ, पता नहीं क्या किया उन्होंने, पूरा पूल आज पानी निकाल दिया और बंद कर दिया। पानी गर्म हो गया होगा, पता नहीं क्या आज तो पूरा, आज कोई रौनक ही नहीं है बाहर, कोई लोग ही नहीं है बाहर। आज बिल्कुल ठहरे हुए हैं जहाँ पूल ही बंद हो गया है, डेड माहौल है। 2 दिन बड़ी अच्छी रौनक रही है मेरी, तो 2 खिड़कियां बड़ी बड़ी, तो खुद ही नजर लगा दी अपने पूल को। मैंने कहा यार ये अच्छा है, अच्छा एहसास हो रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ। अभी आप सोच रहे थे कि मैं आज I'll go for a dip in this heat। मैं सोच रहा हूँ मैं स्विमिंग सीख लूँ, मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि मैं सीख लूँ। नहीं, मेरे ख्याल है आप सीख लें। हाँ, I think I'm going to learn swimming this year. I think that should be on your bucket list for 2025. Learn swimming. I just don't like being in water. Why? Who doesn't like being in water? वो तो पानी का वो बैलेंस वो होता है ना, ऐसे ऐसे जो आप होता है। हसन, स्विमिंग पूल का पानी बिल्कुल अलग होता है। होता है भाई, पानी में स्विमिंग पूल का पानी अलग होता है। ओहो, मैं पिछली बार पूल में नॉशियस हुआ हूँ। वो इसलिए कि आपको तैरना नहीं आता, इसलिए आपका बैलेंस आउट हो रहा है। जब आपको तैरना आएगा तो you'll flow with it. हाँ, maybe. Alright. ख्वातीन हज़रात कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी। जी हसन, अगर आपने ये किस्त राजा रानी की देखी होती, ये 2 किस्तें हैं, तो आपको पता चलता कि मेडिकल साइंस जो है उसने कितनी तरक्की की है। ना कि मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की की है, बल्कि डायरेक्शन ने कितनी तरक्की दी है कि अब हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो आंखें बंद करके भी सीन्स को डायरेक्ट कर लेते हैं। इतनी तरक्की हुई है। आपको याद है राजा रानी का एक किरदार था फिजा, जो कि थी हमारी हीरोइन रानी की छोटी बहन, जिसको बोलना नहीं, जिसका ऑपरेशन होना था। जिसका ऑपरेशन जो थे वो उन्होंने शेख साहब के कैरेक्टर ने स्पॉन्सर किया कि वो ऑपरेशन हो, और डॉक्टर ने कहा कि कोई मसला नहीं है, हम जरा सी एक अदर टेंडन या जो वॉइस कॉर्ड होता है उसको करेंगे और वो बोलना शुरू कर देगी, ऐसे बुलबुल की तरह बोलना शुरू कर देगी फिजा जो है। तो ले जी, मैं आपकी अटेंशन चाहूंगी लोगों की कि इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल सीन सिनेरियोज, this had to be the most ridiculous scenario ever. Ouch! The most ridiculous. पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ था वो ऑब्वियसली हॉस्पिटल तो नहीं था, लेकिन वो ऐसा हॉस्पिटल था कि ओटी में जाते हुए कोई स्ट्रेचर नहीं था, बच्ची जो है वो पैदल चल के ओटी में जा रही है। हाँ, तो वोकल उसका कॉर्ड का वो था सर, इवन अगर आपका कैटरैक्ट का भी ऑपरेशन हो ना तो भी आपको व्हीलचेयर पर लेके जाते हैं, और जब आपका वोकल कॉर्ड का जब ऑपरेशन होना हो तो एनेस्थीसिया तो लगना है ना, तो एनेस्थीसिया लगना हो किसी भी सर्जरी से पहले आपकी स्टेरिलाइजेशन होती है, आपका पूरा एक प्रोसीजर होता है। आप लेकिन मुझे एक बात बताएं, चले आपने अच्छा टेक्निकल सवाल उठाया। जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और डेंटिस्ट भी तो एनेस्थीसिया कभी कभी लगाते हैं, तो हम तो चल के जाते हैं और चल के आते हैं। डेंटिस्ट लिए दांत का काम बिल्कुल और चीज है, और ऑपरेशन थिएटर में जब आप जा रहे होते हैं, आप गला तो काट के नहीं ना वो कॉर्ड ठीक कर रहे हैं आपको, दे विल पुट यू अंडर एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया के प्रोटोकॉल और हैं, जनरल एनेस्थीसिया के प्रोटोकॉल और हैं, अनलेस कि आप मुझे ये बता रहे हैं कि जी ये अंडर लोकल एनेस्थीसिया हुआ कि हल्का सा सुन करके गले को काट के उन्होंने ठीक कर दिया, ऐसा नहीं होता। नहीं, वो तो वापसी पे आप कह रही हैं, वापसी पे चल के आई है इनटू द थिंग। तो जाते हुए क्या प्रॉब्लम है? जाते हुए क्यों जाते? हसन, कोई नहीं जाता। नहीं, इसमें क्या जरूरत है? अगर एक बंदा चल सकता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रोटोकॉल नहीं है भाई सर्जरी का, किसी भी सर्जरी का। अच्छा, ये हमारे जो बहुत सारे डॉक्टर व्यूअर्स हैं वो इस पे बताएं। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ आपकी बात से। आपने कभी सर्जरी कराई है? अल्लाह ना करे, मैंने कराई है, कई कराई है। तो मैं 2 बच्चे भी पैदा किए हैं, 2 दफा कुछ और भी सर्जरी। हाँ, वो तो आपने और भी सर्जरीज हुई है। सर्जरी कोई भी, और कैटरैक्ट भी 2 आंखों की हो चुकी है। हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होता है कि आपकी स्टेरिलाइजेशन होती है बिफोर यू एंटर द ओटी। अच्छा, ओ यस, ताकि आप जब पैदल चल के जाएंगे तो आप जर्म्स या जूते या वो सब चीजें लेके जाएंगे। जा रहे हैं जैसे कि आप हज करने जा रहे हैं। हाँ, makes sense. इस पॉइंट ऑफ व्यू से yes, you are makes sense. It makes sense. Points of views है ना। Anyway, सर्जरी के फौरन बाद आप इन्विजन करते हैं एक पेशेंट, चले अगर आपने नहीं दिखाया कि वो इंटेंसिव केयर में है या OR में, या उसका जो रिकवरी रूम होता है उसमें आपने नहीं दिखाया, कमरे में पहुंचा दिया, वो मैं चले क्रिएटिव लाइसेंस आपने ले लिया सुस्ती में, लेकिन अब इस बच्ची का गले का ऑपरेशन हुआ है। पट्टी कहाँ होनी चाहिए थी? गले पे पट्टी कहाँ थी?
कहाँ थी? मुंह पे? पट्टी थी नहीं, गले पे उसका क्या बंधा होता है? क्या बना होता है? ऑरेंज रंग का दुपट्टा, जैसे दुपट्टा नहीं लपेटते गले के अराउंड, हाँ वो बच्ची अपना दुपट्टा गले के अराउंड लेटी होती है। और वो ये अच्छा, और मुझे ये बताते हैं कि अभी अभी सर्जरी हुई है, कि सर्जरी से निकल गई है, आ गई है, आज हुई है सुबह सर्जरी, ये बात होती है। इसमें मुझे दो चीजों का ख्याल आ रहा है। ये भी आपको नॉर्मल लग रहा है? नहीं, मैं आई एम नॉट वन टू डिफेंड रिडिकुलस मेडिकल सीन्स इन ड्रामास, लेकिन जो पिछली डॉक्टर के साथ कॉन्वर्सेशन थी, तो बाप ने पूछा था, आपको याद होगा, कि ये क्या बड़ा ऑपरेशन होगा या क्या होगा, तो उसने कहा था नहीं, अब तो इतनी तरक्की कर गई है साइंस वाकई में, कि हम वो लेजर के थ्रू या पता नहीं क्या कुछ करके करेंगे। तो उस सिनेरियो में मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी टेंशन। मुझे फोन आ गया यार। किसका? मेडिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन डॉक्टर्स का। वो क्या कह रहे हैं? वो जो अपना वाले हैं, ऑल पाकिस्तान अपना, हाँ, उनसे फोन आ गया। उन्होंने अपने कहा को अपने होते हैं, इतने सालों से यहाँ पे अपना सर टकरे मार रहे हैं कि मेडिकल साइंस के अगले लेवल तक लेके जा रहे हैं, डिस्कवरी और रिसर्च और हर चीज को। इन्होंने ये जो क्या कर दिया है ये ड्रामे में, हम चाहते हैं इनसे, इन डॉक्टर से रुजू करना चाहते हैं कि हाउ द हेल डिड दे डू दिस। आपने कनेक्ट नहीं कराया उन्हें? मैंने कहा यार, मैं आई डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद दिस, मैं मुझे ना ही बीच में डाले तो बेहतर है। अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे खराब हो जाएंगे, आपको पता है। हाँ। तो मतलब है, it was very ridiculous यार। एक व्हाइट रंग की पट्टी बांध देते हैं, एक बैंडेज लगा देते हैं उसके गले पे। अगर आपका लेजर भी हुआ है, अगर इंसिजन नहीं भी हुआ, अव्वल तो नहीं हो सकता कि इंसिजन ना हुआ हो। अगर इंसिजन नहीं भी हुआ, आपने कहा कि जी थ्रू लेजर या अल्ट्रासाउंड के थ्रू, या आप व्हाइट रंग की पट्टी लगा दें, कुछ भी। लेकिन ऑरेंज रंग का दुपट्टा जो वो घर से उड़ के आई थी, गंदा दुपट्टा बांधना, इट वाज जस्ट रिडिकुलस। And I was like, who is directing it? I don't believe that the director could have done this scene. उन्होंने किसी को पास ऑफ कर दिया कि यार तू ये वाला सीन कर दे। ना, लेकिन मुझे ये बार बार ये एहसास हो रहा है कि इन योर पैरेलल लाइफ ना, यू वुड हैव बीन एन एक्सीलेंट डॉक्टर, है ना? मुझे डॉक्टरी का आपको बहुत शौक है। आपको ना एक पाकिस्तान में हर बंदा डॉक्टर है सवाए उसके जो कि ये सीन डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बस ये था और कुछ नहीं हुआ। आपको अमीन इकबाल साहब की डायरेक्शन नहीं पसंद आई? मुझे नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि अमीन इकबाल साहब ने ये सीन डायरेक्ट किया है। मैं नहीं मान सकती। अमीन इकबाल किसने किया? उन्होंने किसी एडी को या किसी को दिया है, ये मैं नहीं मान सकती कि उन्होंने पर्सनली इसको ओवरसी किया है। ही इज अ वेरी मैच्योर एंड अ वेरी मजे में डायरेक्टर, ऐसे सीन नहीं वो कर सकते डायरेक्ट। तो मैं कभी उनसे होगी मुलाकात तो पूछूंगी जरूर कि ये आपने। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं कि ऑरेंज जो है, ये पट्टी ऑरेंज थी या वाकई में उसने दुपट्टा ऑरेंज कलर का बांधा? सर दुपट्टा था, अगर आप एपिसोड देखना चाहें जाके देख भी सकते हैं, दुपट्टा था। लेकिन तो क्यों दुपट्टा क्यों बांधा हुआ उसने गले पे? ये क्या, ये बात नहीं समझ में आ रही मुझे। इसको थोड़ा रोशनी डालें इसके ऊपर कि दुपट्टा क्यों उसने बांधा हुआ था अपने गले पे? दुपट्टा डाला हुआ था, उनको नहीं मिली होगी। डॉक्टरों के पास पट्टियां खत्म हो गई थी, तो उन्होंने कहा यार बेटा अपना दुपट्टा देना है। व्हीलचेयर, पट्टी, सब कुछ खत्म हो गया। और हालांकि इसका खर्चा जो है शेख साहब का किरदार उठा रहे हैं, तो वो तो मतलब वो यार वो बेसिकली चीप लोग हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत चीप। असल प्रॉब्लम ये, बहुत चीप। उन्होंने ये सस्ता अस्पताल दिया है। हाँ। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम असल में ये प्रॉब्लम यही है कि वो अस्पताल ना उसको कोई ड्रिप लगी होती है, ना कोई एंटीबायोटिक लगा होता है, बस नथिंग। चलो वो तो इज आस्किंग फॉर टू मच। कम से कम पट्टी गले पे लगी होती, बैंडेज लगा देते हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। हाँ, एक मजे की बात बताऊं आपको। हाँ। जब मैं अपने फोन के कैमरे के करीब जाता हूँ ना, मुझे लगता है मेरी शक्ल बेहतर लगती है। जब मैं दूर जाता हूँ ना, तो एनीवे, ये मैंने आपको एक नई बात बताई। गहरी बात की है आपने। या हाँ, अपनी शक्ल का ख्याल रखें आप, पसंद यही जरूरी है। anyway, यार ये क्या ड्रामे है अपना, ये क्या सीन है? ये सीन ये है। बाकी इस ड्रामे में ये हुआ कि जी जो शेख साहब का कैरेक्टर है, जिनका नाम मैं भूल गई हूँ, उन्होंने कहा लॉयर बुलाया उन्होंने, और उन्होंने लॉयर से कहा कि तो हाँ, जो चीप आदमी, उन्होंने लॉयर बुलाया। और क्योंकि उनको पता चल गया कि जुनैद जो है वो हेरा फेरियां कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी विल जो है वो चेंज करूंगा। तो क्यों विल में जुनैद को हिस्सा दिया हुआ था? उन्होंने जुनैद को हिस्सा दिया हुआ था क्योंकि वो जद्दी पुश्ती जायदाद थी ना उनकी। तो उन्होंने उनका कुछ उन्होंने कहा कि तुम लोग तो मुझे लूट रहे हो और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनकी थोड़ी सी अनबन होती है, बात आई गई होती है। लॉयर साहब कहते हैं मैं सुबह आऊँगा, तो ये बात मतलब है कि ये इट्स हियर और देयर हो जाती है। बाकी जो राजा है, राजा नीज़ाव्यार जो है, वो शीशा भिजवाता है रानी को और कह के जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तो मैं देखूंगी तो मैं तो वो भेजा था उसको गुस्सा चढ़ जाता है और वो गालियां शालियां निकालती है कि तुम समझते क्यों अपने आप को, ये वो। तो वो ट्रिगर नहीं होता इससे? वो ट्रिगर हो जाता है, वो कहते तुम गंदी हो, ये उसका ट्रिगर होता है। तुम गंदी हो? हाँ हूँ गंदी मैं।
तू निकल यहाँ से। बाकी जो सफदर जुनैद है, जुनैद सफदर, वो अपनी हर मीटिंग जो है वो बीच हाउस में करता है। यार उसको बड़ा शौक है बीच हाउस में मीटिंग करना। भाभी को इस बार भी भाभी को लेके गया वो बीच हाउस में। भाभी को, बल्कि वो जो उसके मैनेजर होते हैं शेख साहब के, जो कि बताते हैं उनको कि आपका उनको भी बीच हाउस में मिला, उनको बीच हाउस में जाके। यार इसके बाद बहुत टाइम है यार, ये डिफेंस से निकलता है पहले, वो उधर बीच पे जाता है, घंटा गाड़ी चला के 5 मिनट की मीटिंग करता है, फिर वापस आ जाता है घंटा गाड़ी चला के। नहीं, लेकिन इस दफा इसको डिफेंस में कोई कैफे नहीं मिल रहा है यहाँ पे फेज 8 में। थप्पड़े भी मारते हैं मैनेजर साहब को। ओह अच्छा। हाँ, कहते तूने मेरी बेइज्जती कराई है। तो बहरहाल ये ड्रामा था। अब अगले एपिसोड में क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शेख साहब मरने वाले हैं, तो इसलिए आई एम इंटरेस्टेड के प्रोमो, शेख साहब का किरदार, शेख साहब में उन्होंने बता दिया है कि जुनैद जो है वो ही हैज मर्डर्ड हिम। हाँ जी। ओह माय गॉड। इससे जावियार जो है वो वापस आ जाएगा। अब पता नहीं जावियार वापस आएगा या रानी वापस आएगी, या रानी जावियार बन के वापस आएगी, या जावियार शेख साहब बन के वापस आएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि आगे चले। हाँ जी, डायन जी। हसन, एक बात तो वाजे हो गई। क्या बात? ये वाजे हो गई कि प्यार एक मर्द को औरत से हो ना हो, बीवी से प्यार करना उसकी कैफियत नहीं है, उसका फर्ज है। ये कहते हैं हमारे शाह साहब, जवाहर शाह साहब, मैं उनको शाह साहब कहूंगी आज से। शाह साहब कहते हैं कि जी हर बीवी से प्यार करना तो मर्द जो है उसका फर्ज है। तो मैंने कहा ये बात उन्होंने ठीक की है कि असल में कोई प्यार नहीं होता, लेकिन फर्जी तौर पे वो कर रहे हैं। वाजिब है। दिल तो इधर उधर ही वो लगाते हैं, जो कि वो लगा चुके हैं। दिल का क्या करें साहब। हाँ। अच्छा आमना, जो शबाब बेगम साहिबा की जो वालदा मोहतरमा है, जी देखिए कितनी उन्होंने जबरदस्त बात की यार। नहीं, लेकिन मैं पहले एक बात आपसे, मैं एक सवाल मैं पूछना चाहूँ। जो शबाब बेगम की वालदा साहिबा हैं, वालदा मोहतरमा हैं, उनके रहन सहन से और उनके चाल से और उनके अम्मी बेगम देखने से, अम्मी बेगम जो है उनके देखने से यूं आपको ये अंदाजा नहीं होता कि यार ये बड़ी एक ज़ीशऊर खातून है, बड़ा इनका तजर्बा है, बड़ा इन्होंने दुनिया देखी है, बड़ा एक्सपोजर है इनका, और ये उड़ती हुई चिड़िया को देख के बता देंगी मेरी तरह के नर है या मादा है, सारा इनके पास तजर्बा सब है। इन्होंने जब देखा निहाल को ये भी नहीं पहचान पाई, इस पे आपकी क्या राय है? क्या, क्यों? ये सवाल का जवाब आपको पता नहीं, बार बार आप ये सवाल और नहीं मैं इसलिए मैं आपको वजह बताता हूँ सवाल में, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ, इसको वजह बताता हूँ। क्योंकि निहाल अभी तक किसी भी और शख्स को लेके परेशान नहीं हुई कि यार कि मुझे कोई पहचान न ले। जैसे ही बड़ी अम्मी आई, निहाल फौरन अपने कमरे में घबरा के गई और कहती है ये बहुत चालाक खातून है, मेरा तो सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया, कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया। बहुत तेज औरत है, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो, अगर अभी नहीं पहचाना तो ये मुझे पहचान सकती हैं, अब मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। तो इस सीन का फिर क्या मकसद था? ये सनसनी फैलाने के लिए, क्योंकि कोई माई का लाल नहीं पहचान सकता कि निहाल और नुशा सिंह है ही नहीं एक जैसी, they're two different people completely। बेसिकली आप यही कहना चाह रही हैं, क्योंकि जब निहाल भी अपने आप को कहती है कि मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? लॉजिकल रीजन है इसके पीछे, बताएं। मर्द हैं तो आप नहीं समझ पाए, आप ममता की उस गहराई पे नहीं जा पाए जिसपे निहाल है और जिसपे अम्मी बेगम है, क्योंकि आप एक मर्द एक माँ नहीं बन सके। आप आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं। ये जब देखें, आपको याद होगा कोई 100 किस्तें पहले, जब हमारी प्यारी निहाल प्रेग्नेंट थी, उसकी हिफाजत के लिए उसको कहाँ भेजा गया? बड़ी अम्मी के पास, अम्मी बेगम के पास। अम्मी बेगम ने देखा कि वो बच्चे से कितनी अटैच्ड है, वो अपनी प्रेगनेंसी में कितनी इमोशनल है। उस अम्मी बेगम ने उसका वो ममता वाला सीन देखा। अम्मी बेगम ने वो भी देखा जब बच्चा उससे ले लिया जाता है। तो निहाल को ये था कि यार ये जो मेरी वल्नरेबिलिटी है ना, मेरा जो ये वीकनेस है, वो ये बच्चा है। तो जब अम्मी बेगम मुझे बच्चे के साथ देखेंगी तो एक माँ दूसरी माँ की ममता को पहचानेगी। ये आप नहीं समझ पाए ना? हाँ, ये बात है। अब देखें, आप मेरी बात सुने, मेरी आप बात सुने। जो शबाब है, क्या वो माँ बन सकी? नहीं, वो नहीं समझ पाई। जो शाह साहब हैं, क्या वो माँ बन सकते हैं?
नहीं, वो भी नहीं समझ पाए। जो आमिर और जुनेद हैं, क्या वो माँ बन सकते हैं? नहीं। क्या फौजिया समझ सकती है इस बात को जिसके बच्चे नहीं हुए? नहीं। सिर्फ एक जकिया है जो कि समझ पाई, और जकिया को उसने एलिमिनेट कर दिया सिचुएशन में। यार देखिए आप देखिए, हाँ, ये एक माँ ही दूसरी माँ को पहचान सकती है। हाँ, आप ये कहना चाह रही है कि निहाल को माओ से बचना है। हाँ, और देखे ना, अपनी माँ से भी वो बच गई ना, नहीं मिली अपनी माँ को। लेकिन जो डॉक्टर अब्बू हैं, जी, वो भी तो माँ नहीं है, वो कैसे निहाल को इतना समझते हैं? वो तो पार्टनर इन क्राइम है ना। वो तो निहाल ने तो उनको कहानी बताई अपनी पूरी जाके। हाँ, वो तो और चीज है, वो तो निहाल ने उनके साथ शेयर किया। वो तो किसी के साथ भी वो करेगी, वो समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने देख के उसमें उनका कोई डॉक्टर अब्बू का कमाल नहीं, डॉक्टर अंकल बाबा का कोई कमाल नहीं। ये तो वो, अच्छा, मैं उनको ऐसे क्रेडिट ना दूं, करता है जो निहाल 1 और निहाल 1.2 के बीच में डिफरेंस ढूंढ रहे हैं। लेकिन आमना पकड़ी गई हैं। आप देखें, आप पकड़ी गई हैं ये थ्योरी देके। कैसे जो निहाल की बायोलॉजिकल मदर है, वो पिछली बार आई, वो भी ना पहचान पाई। उन्होंने निहाल ने मुंह ही फेर लिया उनसे। निहाल ने मुंह फेर लिया और फिर फोन किया। निहाल उन्होंने फिर वो रखा चेहरे पे हाथ उसके निहाल के और बोला कि तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी। हाँ, वो यार वो रो के अंधी हो गई है। असल में वो सही माँ नहीं है। वो माँ के मेयार पे पूरा नहीं उतरती। उनके वालिद साहब ने उनको मार के उनकी सारी हिस्ट्री जो है ना वो बेइज्जत कर दिया उनको। ठीक है, मेक सेंस। ये अच्छा पॉइंट आपने अच्छा पॉइंट। लेकिन जो अम्मी बेगम ने मशवरा कितना जबरदस्त बात सही की। हाँ, उन्होंने कहा हमारे घर में कौन ऐसे मुलाजिम जो है वो इस किस्म के तैयार नहीं होते, जाओ मुंह धो के आओ अपना। हमारे घर में मुलाजिमीन को इजाजत नहीं है इतना बंद संवर के फिरने की। बाल बांधो अपने, और जब हुनैन सो जाए तो जाकर मुंह धो के आओ। लेकिन वो 2 लेयर मस्कारा की और लगाती है। वो हमेशा कहती है कि तुम कौन हो, तो तुम होती कौन हो मुझे कुछ कहने वाली। अच्छा, एटलीस्ट किसी ने तो ये रियलाइज किया। हाँ, इस घर में। हाँ, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा राइटर और डायरेक्टर को। ये देखना, ये फिर आपने गलत बात की है। क्या करूं फिर, किसको दूं? आप फिर बोंगेपन की आपने बात की है। रियलाइज शाह साहब ने भी किया है, मगर उनको अच्छा लग रहा है। ये बात है रियलाइज उनको। अच्छा, एक बात बताएं आमना, उनके दिल में भी ऐसे गार्डन उनका भी हार्ट होता है। अच्छा, हाँ। आमना एक बात बताएं, आप शाह साहब का बड़ा जिक्र कर रही हैं। जी। तो आपका खवातीन से नेचुरली एक ताल्लुक है और मैं कहना चाहूंगा कि आपका एक गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आप खुद एक खातून है। और अगर अब शायद आप हील्स इतनी नहीं पहनती, लेकिन आप जानती होंगी बहुत सारी लड़कियों को, खवातीन को, मॉडल्स के साथ आप उठती बैठती नहीं है। आपने बड़े फैशन शूट किए, मॉडल्स को आपने हील्स पहनते देखा होगा। जब मॉडल्स या खवातीन या लड़कियां हील्स पहन के कहीं पे चल के आती हैं, तो यूजुअली उनकी जूतों की टैप की आवाज आती है, टिक 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 टिक। ये आती है या नहीं आती, इस पे मैं कंफर्मेशन चाहूंगा। ये जूते पे डिपेंड करता है। ये जूते पे और फर्श पे डिपेंड करता है। तो जो निहाल जिस वुडन फ्लोर पे हील पहन के आई है जवार शाह साहब के कमरे में, तो जवार शाह साहब ने एक सुना तो होगा ना, टिक टिक करती हुई हील आ रही है, वो पलटे नहीं हील की आवाज पे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि निहाल को एक्चुअली कर रहे थे, घड़ी बांध रहे थे? उसमें वो वक्त की गहराइयों में खोए थे। वक्त की कैद में थे वो, वक्त की कैद में थे। ये वक्त की, वो घड़ी नहीं बांध रहे थे, बिकॉज वो घड़ी अपनी मांगते हैं, तो वो घड़ी पकड़ाती है उनको। हाँ, वो इसका कफ बांध रहे थे, कुछ और कर रहे थे, वो बटन बांध रहे थे, अपना बटन बंद कर रहे थे। जी, वो घड़ी नहीं बांध रहे थे, क्योंकि घड़ी उनको देती है, फिर वो उनको वॉलेट देती है, फिर वो उनको फोन देती है, तो घड़ी वो नहीं बांध रहे थे। अच्छा, शाह साहब इस बात से इम्प्रेस हुए? हाँ, इसने मुझे एक नहीं, दो नहीं, 3 चीजें दी हैं। कौन मर्द है जो नहीं होगा? और शायद उनके माइंड में बात ये आई है कि यार अगर इसने मुझे ये 3 चीजें दी हैं तो और क्या क्या दे सकती है मुझे ऐसा फील हुआ। ऐसा है बिल्कुल, कि मतलब मुझे दिल दे सकती है, जान दे सकती है मेरे लिए। क्या कर सकती है? और ये अच्छा एक सिंबलिज्म होता है हमारे ड्रामों में। आप ये देखें कि कितना जबरदस्त ये राइटर्स ने लिखा है कि हम कहते हैं कि जी हमारे ड्रामे आमना एक सेकंड आमना, ये बात आपको कहनी पड़ी है जबरदस्त। ये तो सूरज के बाद आज गर्मी है, दुबई पे सूरज निकला हुआ, ये तो वो बात कर रही है आपके जबरदस्त। नहीं, लेकिन मैं आपको गहराई की वजह बताने लगी हूँ कि गहराई की वजह ये है कि आप देखें कि हम कहते हैं कि जी हमारे ड्रामों ने मुआशरा खराब कर दिया है। हमारे ड्रामे ऐसी वैल्यूज को तबाही कर रहे हैं कि रिश्तों का लिहाज नहीं रहा।
और जी बहनों को बहन का लिहाज नहीं रहा, भाई को भाई का लिहाज नहीं रहा, मियाँ बीवी को लिहाज नहीं रहा, माशा खराब कर रहे हैं। आप ये देखें कि उन्होंने डायन बना के भेजा जरूर है निहाल 1.2 को, लेकिन है तो वो अभी भी उसके निकाह में ना। अगर वो उसके बेडरूम में आती है और अगर कल को आप देखते हैं कि वो उसके बेडरूम में रात भी गुजारती है, तो आप उंगली नहीं उठा सकते उस पे, क्योंकि वो तो लीगली तो वो उसकी बीवी है भाई। ये बड़ा ना आपने पर्टिनेंट सवाल उठाया, क्योंकि पिछली बार आपके ऊपर किसी ने कमेंट में तनकीद की, जो आपने कहा ना कि ये शबाब जो है उन पपियों से डरे जो कि वो उसको देगी। तो किसी ने कहा आप ये किस तरह की मायूब बातें कर रहे हैं, अफेयर वाली। अफेयर कहाँ से हो गया भाई, वो उसकी बीवी है उसकी। एग्जैक्टली ये क्या बात की आपने, मुझे अचानक याद आया कमेंट करने वाले लोगों के लिए फिर ये तनबीह आती है कि यार ऐसे ना करो। यार ये क्या बात किया आपने। वो तो ये कोई अफेयर या वो चक्कर है ही नहीं। वो तो उसके निकाह में उसकी बीवी है, शरई तौर पे जिसको उसकी पहली बीवी ने निकाह कराया भाई। इसमें क्या वो है बात। इसमें कोई हम the insinuation was that we're making light of a very sensitive and serious matter. No, we're not. And that is the whole point of Dayan. It does not pretend to be that कि यार जिसपे जो कल भी हमने बात करी थी। असल डायन कौन है? असल डायन शाह साहब है। असल डायन, बिल्कुल सही पहुंचे हैं आप ये देखें यार, मुझे ये 2 किस्सें देख के एहसास हुआ, इससे पहले वाली 2 किस्सें देख के भी एहसास हुआ। जब ये फ्लैशबैक आता है, आपको याद है जब निहाल शाह साहब की जिंदगी में आई तो एक सीन होता है कि वो साहिल समुंदर पे गाड़ी पे बैठ के अपने लहंगे में बैठी होती है, वो कहते हैं मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। याद है आपको? बोनेट वाला। तो मैंने कहा था ये लैंड क्रूजर के बोनेट पे कैसे चढ़ी है। तो वो शाह साहब ने बिठाया होगा ना उसको, वो बम्पी देके। तो वो हमने कहा कि यार ये कितना अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने ये दिखाया कि चलो शाह साहब को प्यार हो गया है, ये ना ही इज अ लविंग जेंटलमैन। ठीक है, थोड़ी सी रोविंग आए है, किस मर्द की नहीं होती, मगर उसको प्यार है। तो ये मेरी नहीं है। अच्छा। आपकी नहीं है, बिल्कुल। स्विमिंग पूल तो आप मर्दों के लिए बैठे हुए हैं वहां पे। है ही नहीं, खत्म हो गया मेरा स्विमिंग पूल ही बंद हो गया। अच्छा। तो वो मगर आपको ये देखिए फ्लैशबैक्स वो बार बार ये चीज दिखा रहे हैं कि जो जवार शाह उसको मिशा को नहीं निहाल को उन्होंने कहा मैं ऐसी सजा दूंगा कि याद तो रखोगे कि मैं तुम्हें ऐसा हक दूंगा। They're insinuating that उन्होंने जबरदस्ती की, कोई प्यार व्यार में नहीं किया उन्होंने कुछ भी। हाँ, इन्होंने 2-3 अच्छा आपने एक की है ये आप बिल्कुल सही कह रही। लेकिन एक और सवाल जो पिछली बार हमारे एक व्यूवर ने पॉइंट आउट किया था और मैंने इस बार ये सीरियस सवाल अब बनता है, सोचा कि जब निहाल वीडियो दिखाती है जवार शाह को कि ये जकिया ने ये जहर मिलाया, ये किया, Nobody questions निहाल कि तुम क्या कर रही थी ये वीडियो बनाते हुए और तुमने कुछ रोका क्यों नहीं, तुमने कुछ किया क्यों नहीं। ये सवाल एक बनता था या नहीं बनता था शाह साहब की तरफ से? नहीं। क्यों? बिकॉज निहाल वो तो कहेगी मैं किचन में गई थी और उन्होंने मुझे ये चाय दे दी कि तुम दे आओ जाके। नहीं, उसने वीडियो बनाई ना जकिया का कुछ मिलाते हुए चाय में। तो वाई इज शाह साहब नॉट क्वेश्चनिंग निहाल कि तुम आप ऐसे लॉजिक ले आते हैं ना तो फिर मेरा सर पीटने को दिल चाहता है। यार आप ना कोई तो आपको जवाब दे होना पड़ेगा ना अवाम की अदालत में। ऐसे तो ना करें आप ना करें ऐसे। आप अवाम की अदालत में आपको थोड़ी बहुत तो जवाबदेही देनी पड़ेगी। मैं नहीं देना चाहती। ठीक है, फिर आप नहीं अगर जवाब देना चाहते हो आपको कौन रोक सकता है? मैं नहीं देना चाहती इस चीज का जवाब। लो, अगर जवाब ढूंढने निकले तो फिर तो आप कभी वापस ही ना आए। मतलब नहीं जवाब ना ढूंढने। अच्छा, वो एक बड़ा आइकॉनिक सीन था। मैंने ऐसे सीन्स कम देखे हैं कि जिसमें देखते हुए ना बेसाख्ता मेरी हंसी निकल गई। जब शबाब वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखती है, कहती है ओ माय गॉड, मुझे जहर देने की कोशिश की गई है। वो मैं चाहूंगा यहाँ पे उसका ओ माय गॉड चले। वो जो ओ माय गॉड था ना, जो है उसका ख्याल था कि मुझे शायद फूड पॉइजनिंग हुई है और कमजोरी से मैं बेहोश हो गई। ओ माय गॉड मुझे जहर। हाँ, that was a really good scene. Really ridiculous.
कोई एक सीन ऐसा, माय गॉड, ओ माय गॉड। I'm just saying it like so, खुदा ना खास्ता ना, if you find out that somebody tried to poison you, is that how you're going to say it? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. आप देखिए यार वो इतनी बेहाल है कि वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही वो। यार ऐसा क्या जहर पे और था डॉक्टर ने ये कहा है आप कि थोड़ा अगर आप उसका ख्याल नहीं करेंगे तो ये जलबस देगी। आपने इसका ख्याल नहीं किया तो गई है। इतना है कि अच्छा, ये अम्मी बेगम आ गई। क्योंकि मेडिकल ड्रामों पे आपका बड़ा एक गहरी नजर रही है और आपका एक अभी जैसे शीरी फरहाद में भी हमने देखा कि वो जो बहन है उसका स्टमक वॉश तो कर दिया था उन्होंने, अभी दोबारा उसका स्टमक वॉश कराया। इसी तरह शबाब बेगम का स्टमक तो वॉश हो गया था। तो जब स्टमक वॉश हो जाता है तो क्या जहर के असरात बाकी रहते हैं या जो जहर डैमेज कर चुका होता है? इतने बेवकूफ क्यों हैं आप लोग सारे? मैं तो जाहिल हूँ बेसिकली। ये वो वाला जहर थोड़ी है कि आपने पिया और स्टमक वॉश हुआ और उसी वक्त विदिन 15 मिनट आपका निकल गया। ये स्लो पॉइजनिंग हो रही है। कई हफ्तों से उसको आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, उसके खून में चला गया है सारा, उसके ब्लड फ्लो में चला गया है। नहीं तो फिर वो ये क्यों कहते हैं स्टमक वॉश कर दिया हमने? यार लोगों को यही समझ आती है ना, टू सिंप्लीफाई इट फॉर द पीपल। मैं तो इस तरह को ऐसे सोचता हूँ कि जैसे स्टमक है तो किसी वैक्यूम के साथ करके पूरा स्टमक जो है वो करके थोड़ा सा पानी फेंका। हाँ, लेकिन जैसे कई दाग हैं वो फिर भी नहीं निकलते ना वैक्यूम से, फिर उनको धोना पड़ता है और फिर उनमें ब्लीच डालनी पड़ती है। वैक्यूम तो हर चीज का इलाज नहीं है, अगर आपने सफाई कभी की हो तो आपको पता हो। अच्छा, तो स्टमक वॉश करने का ये मतलब नहीं है कि वो स्पिक एंड स्पैन होता है, क्या कहते हैं वो, क्लीन हो गया, स्टेरिलाइज नहीं हो जाता स्टमक। अच्छा, ठीक है। मैं तो देखे, मैंने जो एज अ लर्नर मैंने पूछा आपसे, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। नहीं ऐसे नहीं है, इट्स अ मल्टी टियर प्रोसेस जी। इट्स डायन इज अ ब्यूटीफुल ड्रामा यार। आप ये देखें कि वो जो पूरा सीन होता है जिसमें ज़किया का डाउनफॉल होता है शुरू, एक एक बंदे का रिएक्शन, और फिर जी मीशा की एक्सप्रेशंस और शाह साहब के एक्सप्रेशंस, और जबरदस्त था। फिर यार वो जब उसको लेके जाती है तो पीछे से फिर जो म्यूजिक चलता है, हाय 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 हाय, मैं कहती हूँ मजा आ जाता है देख के। यार आप लोग मुझे कहते हैं मैं हर वक्त इतनी ऊंची आवाज में बात करता रहता हूँ, चीखता रहता हूँ। शाह साहब क्यों चीखते रहते हैं? हर छोटी छोटी बात पे वो बहुत चीखते हैं। यार आप उनके ऊपर जो टेंशन है वो देखें और आपके ऊपर जो टेंशन है आप वो देखें। क्या आपके ऊपर वो मसाइल है जो शाह साहब पे हैं? आप लोग शाह साहब को तो नहीं कहते कि शाह साहब इतना चीख रहे हैं ना, आपके ऊपर नॉर्मल बात में वो चीख के आपकी जिंदगी में जो शाह साहब मेरे पे आप लोग तोहमत लगाते रहते हैं नॉर्मल बात में चीख। शाह साहब का जस्टिफाइड है, इतना स्ट्रेस है उनकी जिंदगी में। क्या स्ट्रेस है उन्हें यार? वो खरबपति आदमी है, 2 बीवियां उनकी, उनको सब दुनिया प्यार करती है, वो औरतों की इतनी इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा मैं आप लोगों की इज्जत करता हूँ, मैंने अभी तक वो नहीं बुलाई पुलिस, लेकिन वो शबाब बुला लेती है। और आप ना तारीख गवाए, शाह साहब औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा जब निहाल इस घर में ब्याह के आई थी, उन्होंने जिस इज्जत के साथ निहाल को रखा, बिल्कुल निहाल को नहीं ये बोला था कि मैं तुम्हें जबरदस्ती ये करूंगा तुम्हारे साथ, या जबरदस्ती वो करूंगा, तुम्हें जबरदस्ती हक दिया जाएगा। ही इज अ फेमिनिस्ट थ्रू एंड थ्रू फेमिनिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें शक नहीं है। यहाँ तक कि आप ये देखें यार कि लेकिन यार नहीं, फेमिनिस्ट तो शाह साहब जो है ना वो ही दोगले आदमी है। शाह साहब की बचत नहीं होने वाली। अब आप ये देखिए ना कि शबाब से कह रहे हैं कि हाँ तुम चली जाओ। शाह शुरू से ये चाहता था, ये चाहता है कि यार कोई एक डिसरिस्पेक्ट नहीं, हमने डिसरिस्पेक्ट शाह साहब डिसरिस्पेक्ट का जो ना अब नियत जो है वो मीशा पे आ गई है। और शाह साहब जो है ना अब होगा क्या, उन्होंने कहा है शबाब को कि ठीक है तुम जाना चाहती हो तुम जाओ, अम्मी बेगम आप अपनी बेटी को ले जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा जवार बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? कहते हैं आप समझ रही हैं आप क्या कर रही हैं, आप ले जाएं अपनी बेटी को, प्लीज टेक हर। दिल में उनके ना बाग यार आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग मर्दों को, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। शबाब अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। हुनैन कहीं नहीं जाएगा। अच्छा जी, हुनैन क्यों नहीं कहीं जाएगा? बिकॉज वो मेरी औलाद है, मैं मेरे घर से हुनैन नहीं जाएगा, उसको नहीं मैं जाने दूंगा। उसके ना जाने से क्या होता है, ऑब्वियसली मीशा भी रुकेगी, बिकॉज हुनैन का ख्याल कौन करेगा? वो चाहते ही हैं। अब उनकी आंख जो है वो मीशा पे सेट हुई हुई है। होगा क्या कि व्हेन दे हैव अ नाइट ऑफ डिबॉशरी, नहीं जायज़, जब वो अब टाइम गुजारेंगे तो मीशा के बाजू पे, जिस्म के और किसी हिस्से पे नहीं, बाजू पे
कि अभी तो वो पूरे बाजू पहन रही है ना, बाजू पे या पीठ पे ऐसे कंधे पे तिल, कोई ऐसा एक निशान होगा जिनसे उसको ना वो रात याद आ जाएगी। वो कहेंगे हैं ये तो निहाल के भी जिस्म बदन पे ये निशान था, और यही निशान जो है वो मीशा के बदन पे भी है, ये कैसे उसी जगह पे। और फिर वो बंदा ट्रिगर होगा कि व्हाट, मैं जो खिंचा चला जा रहा हूँ इस औरत की तरफ, जैसे मैं खिंचता था निहाल की तरफ वैसे मैं खिंच रहा हूँ मीशा की तरफ, और जो हमने जो वक्त गुजारा इकट्ठे, जो इस तूफ़ानी रात में हमने वक्त गुजारा है, जब मीशा के कपड़े भीग गए और फिर उसके जिस्म बदन पे मुझे ये निशान नज़र आया, ये निशान तो निहाल का भी था, उससे फिर स्टोरी आगे चलेगी, आप देखिएगा। और ये सब जायज़ होगा क्योंकि वो निकाह में है। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रही हैं कि हुनैन शाह साहब के भाई या बहन आने का पूरा एक बंदोबस्त है। हाँ। मैं सिर्फ ये आपको कह रही हूँ कि इतनी ब्रिलियंट राइटिंग है, तो हर चीज की ना एक देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। लॉजिक है, लॉजिक बाकायदा लॉजिक के ऊपर बना हुआ ड्रामा है, ऐसा नहीं आप लेकिन आप ना देखें, मैं आपको जो बात कह रहा था, आप लोग ये सब माजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, आप सब लोग ये समझते हैं कि मर्द जो होता है ना वो मशीन है या रोबोट है। ठीक है ना, मर्द की कुछ जरूरियात होती हैं, मर्द की कुछ जो होती हैं वो नीड्स होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये कह रही हैं कि शबाब बेगम जो है वो भी जूते की नोक पे रखी हुई है, जो निहाल बेगम है वो लापता हो गई है, नूरी का कोई अता पता मालूम नहीं, कोको कोरिना। तो अब अगर मिशा एक है तो शाह साहब क्या करें शाह साहब? मैं तो शाह साहब को ब्लेम ही नहीं कर रही, शाह साहब तो बिल्कुल। आप क्या चाहती हैं कि शाह साहब, आप बार बार शाह साहब पे तोहमत लगाई जा रही है शाह साहब मतलब है कि शाह साहब एक लड़की उनकी बाहों में गिर रही है, उनकी टिक टिक करके उनके पीछे आ रही है, जा रही है, उनको मतलब अपनी तरफ लुभा रही है, तो शाह साहब क्या मशीन है? शाह साहब बिल्कुल क्या शाह साहब के सीने में दिल नहीं धड़कता? शाह साहब एक इतने ब्रिलियंट इंसान है, इन्होंने फेमिनिस्ट आदमी है, फेमिनिस्ट भी वो हैं, वो एक ही इज अ लवर नॉट अ फाइटर, ही इज अ फेमिनिस्ट, ही इज बेसिकली शाह कियानो। शाह साहब जो है ही इज अ लवर नॉट अ फाइटर, शाह कियानो। हाँ ऐसा ही है। लेकिन आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, पूछना हमने। यार ज़किया बहन जो है वो चली गई है लॉकअप में, भेजा है उसको शबाब ने, शबाब है बीवी शाह साहब की, तो लिटरली इसी घर में से ही FIR या जो भी कटी है और उनको अरेस्ट किया गया है। शाह साहब जो है वो अपने बंदे को कॉल करते हैं कि तुम लॉयर हायर करो और जितने पैसे लगे लगाओ और ज़किया को निकलवाओ। यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझा दें कि क्या है ये। मैं आपको समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है आमना कि जब केस इतना हाई प्रोफाइल हो जाता है तो उसमें मुद्दई जो है वो स्टेट बन जाती है। राइट। तो ये इतना हाई प्रोफाइल हो गया, इस जियो पे खबरें चल रही हैं सुबह दोपहर शाम, ARY न्यूज, एक्सप्रेस न्यूज, दुनिया न्यूज, समा न्यूज, ये पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ मैं आपको ये बात बताऊं, BBC पे पैकेज चला है। हाँ, मैं मान सकती हूँ BBC पे। मुझे हारून रशीद साहब का, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, उनका फोन आया, कह रहे हैं यार कि BBC मांग रहे नंबर, कह रहा भाई कि ये बड़ा केस हुआ है वहां पे, हम इसको कवर करना चाहते हैं। मुझे स्टीवन सैकर का फोन आया कि यार मैं हार्ट टॉक करना चाहता हूँ ज़वार शाह के साथ। तो इसकी इतनी मीडिया में हाइप क्रिएट हुई है केस की, इस पे इतनी डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है। बाकी बातें छोड़े, अर्नब गोस्वामी ने इसके ऊपर प्रोग्राम किया, यानी कि अक्रॉस द बॉर्डर पे ये बात चली गई है। उसने कहा कि शाह साहब जवाब दो, पब्लिक डिमांड्स यू, जो वो अपना सिग्नेचर है गोस्वामी साहब का, तो वो अब ये कह रहे हैं भाई कि हमें इसका जवाब चाहिए। तो अब जब इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो गया है कि ज़वार शाह साहब की अहलिया के ऊपर इस जहर का उन पे तदबीर की गई है, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई है जहर के थ्रू, तो अब शाह साहब क्या करें? शाह साहब मतलब है कि वो एक सोसाइटी के रिस्पेक्टेबल आदमी है, वो केस कैसे वापस लें? वो तो स्टेट बन गया मुद्दई कि यार कि शाह साहब की बीवी के ऊपर इतना बड़ा ये मसला हुआ है, तो हम तो इस चीफ जस्टिस ने सो मोटा ले लिया, हम ना आप किस दुनिया में बैठेंगे भाई? मैंने कहा ना कि there has to be a logic to it। आप देखें, आप मुझे कह रही हैं, आप मुझे कह रही हैं कि मैं लॉजिक ढूंढता हूँ, आप ये ज्यादती करती हैं जब, तो मुझे बड़ा दुख होता है। आप मेरी सीनियर हैं,
मैं आपसे लॉजिक, मैं आपसे पूछ रही थी कि इसकी वैलिडिटी क्या है सर। मुझे नहीं, आपको नहीं करना जो मेरी मेडिकल सीन्स के साथ जो एसोसिएशन है ना, वो लीगल के साथ नहीं है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ, आई एम श्योर आप मेरे जवाब से कन्विंस हो गए। मैं आपकी बिल्कुल 100% में कन्विंस हो गई हूँ। यही वजह है इसकी, यकीनन। Anyway, चले, मेरे ख्याल में 45 मिनट आपने यहीं पे ठोक दिया। अब आगे चलें क्योंकि हमने काफी लंबी और मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट बातें करनी है। वैसे आप लोग कहते हैं ड्रामे नहीं है, और पूरा घंटा आप लोग बकवास आप तो कर रहे होते हैं। हाँ जी, मैंने जाना भी है ना फिर उसके बाद। तो मूविंग ऑन टू देन परवरिश। परवरिश की जी 20th और 21st एपिसोड से ये एक्सट्रीमली इमोशनली चार्ज्ड एपिसोड्स, जिसमें एक बहुत बड़ा एक बिग बैंग स्लैश टर्न आया एट द एंड ऑफ द 21st एपिसोड। आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? हमेशा मुझे अच्छा, मैं कहना हाँ यार, मैंने क्योंकि अभी इस रिकॉर्डिंग से 5 मिनट पहले आई गॉट डन विद द एपिसोड, बोथ द एपिसोड। तो ऑनेस्टली आई वाज फीलिंग अ लिटिल ओवरवेल्म्ड। बहुत कम होता है कि कोई ड्रामा देख के मैं कोई इमोशनल सीन देख के खुद इमोशनल हो जाऊं, लेकिन वली के जो सीन से जो दूसरी एपिसोड में चीजें जिस तरह से अनफोल्ड हुई, तो वो बड़ा एक उसका इमोशनल इम्पैक्ट हुआ उन सीन्स का मेरे ऊपर। जिंदगी में शायद पहली बार मैंने इस जाविये से देखा कि थोड़ी पर्सनल बात है, बट यू नो, बीइंग अ पेरेंट, the relationship that fathers have with their sons, I am not too aware of that because I've only had that one way, right, with my father. But how fathers feel towards children, that is an emotion that I am not aware of. But so again, the beauty of Parvarish and these 2 episodes was that I was not left questioning anybody at any point. Agree करना, disagree करना, सही या गलत, ये बात की डिबेट है। I understood every single character and I understood every single action of every single character. That to me is very important when you're telling a story. Nobody is saying outrightly say this is right. Nobody is saying outrightly say this is wrong. But viewer को कन्वे और कम्युनिकेट होना चाहिए कि यार ये जो अनफोल्ड हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कैरेक्टर्स जो एक्शंस कर रहे हैं, उसकी मुझे समझ आ रही है, मुझे थॉट प्रोसेस समझ में आ रहा है। मैं डिसएग्री करूं, मैं अग्री करूं, वो मेरा प्रोगेटिव है, और वो अच्छी बात है कि उसको इस तरह से ओपन एंडेड छोड़ा गया कि आप सोचें कि अगर वो उस लड़की का बाप है जो सारी बातें की हैं, इन दैट मोमेंट आई वाज लाइक यार यहाँ पे ये शहीद जो सारी बातें कर रहे हैं, सही बातें कर रहा है। मुझे नहीं है कि उससे मुझे तकलीफ नहीं हुई। Absolutely. एक पॉइंट पे मुझे लग रहा था जहांगीर जो शादी के बारे में सारी बातें कर रहा है, टिल द पॉइंट ही ब्रॉट अप अमल, कर लो अमल के साथ शादी। आई वाज लाइक ये सही बातें कर रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? उससे पहले जो वली कह रहा था कि मैं कर लूंगा शादी, आई वाज लाइक नहीं यार, ये बच्चे के साथ हो तो गलत रहा है, इसके बाप ने इसकी सही तरह से परवरिश नहीं की, लेकिन ये बात भी गलत कर रहा है। लेकिन इन अ स्प्लिट सेकंड चीजें ऐसे टर्न होती हैं कि वही लोगों का आपको लग रहा होता है नहीं यार अब ये गलत कह रहा है, नहीं अब वली जो था अब वली सही है, अब दादा सही हो गया, अब शहीर गलत हो गया। तो ये बड़ी खूब, सॉरी मैंने बहुत ज्यादा लंबी एक बात कर ली, बट ये बड़ी एक ये वाली जो स्टोरी टेलिंग है, जो परवरिश की, ये बड़ा रेयर होता है कि इस लेवल पे जाके इस डेप्थ पे। मैंने इससे पहले मैं सोच रहा था कि यार हमने देखा हो कोई ड्रामा ऐसा देखा हो, बट आई कुडंट थिंक ऑफ अ ड्रामा। हुए होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुए होंगे, बट मुझे याद नहीं आ रहा था कि इस तरह की स्टोरी टेलिंग जिसमें हुई हो कि इतने मल्टीपल लेयर्स, इतने मल्टीपल कैरेक्टर्स, बट एवरीथिंग is logical, everything is making sense to you, and everything when it comes together is so impactful. The last we saw this heightened emotional impact, I think, was the relationship between Mustafa and Sharjina in Kabhi Main Kabhi Tum. उसके जितने layers और nuances थे, वो ही हम देखते हैं between all these characters. And I think कि जो generational friction है, that is the main focus of Parvarish. और वो friction जो है आपने एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में भी दिखाई है, जिसको शहीद कहता है कि आप सबकी तरह हम आज़ाद ख्याल लोग नहीं हैं। हम आप लोगों की तरह आज़ाद सोच रखने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते, जहाँ ये बातें 2-4 दिन में दब जाती हैं कि 2 दिन में ये बातें आई गई हो जाएं, ये मेरी ज़िंदगी बदल देंगी, मेरी बच्चियों को बर्बाद कर देंगी। हम वही जनरेशनल फ्रिक्शन
माया के घर में भी देख रहे हैं. लेकिन हसन, the beauty of परवरिश, I mean, can't even be put into words in one episode of a review, because it begins with the story. It transcends to the beautiful emotional restraint that it has been directed with. आप देखें, ये सारे सीन ऐसे थे जिसमें कोई एक भी कैरेक्टर ओवरबोर्ड नहीं जाता, कोई एक रिएक्शन ओवरबोर्ड नहीं जाता, कोई कहीं भी आपको सनसनी नहीं क्रिएट की गई. They are all extremely balanced, extremely restrained, nuanced people. Even शहीर जैसा बंदा जो कि माया को एक आउटबर्स्ट में थप्पड़ मार देता है, he comes in as a सफ़ेद पोश बाप जो कि एक मसले के बोझ तले दबा हुआ है. और यार मैं कहूँगी क्या परफॉर्मेंस थी. We always knew that Nazrul Hassan is fantastic, but this was a performance worthy of a standing ovation. It was perfection. I do want to come to all the performances एक एक करके, but basically जहाँ कहानी ले गई है वली को, it was just, आप ये सोच रहे हैं कि कितना लॉजिकल ये सब कुछ हो रहा है. आप किसी भी चीज़ को, जैसे आपने कहा, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे कि ये यार ऐसे कैसे हो जाता है. ऐसे हो गया और किसी एक कैरेक्टर ने आउट ऑफ टर्न नहीं एक्ट किया, और हर कैरेक्टर को आपने टाइम दिया, हर कैरेक्टर का रिएक्शन दिखाया अलग अलग. It was just fantastic. मैंने ख्याल I was riveted to these 2 episodes right from the get-go. आप ये देखें कि from the briefest character, मानूर को आप देख लें. सबसे पहले मानूर को जो वो आती है अपने मियाँ के पास, and this is something that a lot of women, me included, have witnessed, that when they bring something to their husband and when they're brushed away or trivialized, वो कहता है मुझसे कोई सपोर्ट ना करना, तुमने जो करना है तुम करो, don't expect any support from me. Thank you. And the way she just says thank you and walks away, you can see that this is a woman who has been snubbed by her husband, belittled by him, and वो क्या ही इज्जत करेगी उसकी. और आखिर में जो उसका आउटबर्स्ट बर्स्ट होता है वो यही होता है कि यार एब्सोल्युटली डिस्पाइज यू, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद की है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है, सब कुछ बर्बाद कर दिया. You ruined me. You ruined my children. You ruined everything. और तुम्हारा एटीट्यूड अभी भी ये है कि मैं मर दूं, मुझे पता है मैं संभाल लूंगा, जस्ट अपनी बकवास बंद करो. और वो जो टॉक्सिसिटी है उस मर्द की, वो भी आप दिखाते हैं कि कैसे फिर वो अकेला बैठ के रो रहा है. वो जो फुल सर्कल था इन दोनों का, वो इंतहाई खूबसूरत था. एंड इट गोज फॉर एवरी कैरेक्टर. बीच में आप भी कुछ बोलते रहे वरना मैं तो मोनोलॉग कर दूंगी. नहीं, जो रिएक्शंस थे ना सारे किरदारों के बड़े एप्ट थे. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अमल की बात होती है, पना जैसे रिएक्ट करती है एकदम, यूर लाइक, मतलब वो बहुत धीमी दिखाई गई है, वो नहीं ज्यादा इंट्रूड करती है और ये इन लोगों के मामलात में. बट व्हेन इट कम्स टू हर डॉटर, शी इज लाइक, झांसे भाई यहीं पे खत्म कर दें, जहांगीर भाई मेरी बेटी का नाम यहीं पे खत्म कर दें. ही सेज नहीं एक सेकंड पना. शी इज लाइक नो झांसे भाई प्लीज, इस जहांगीर भाई इसको खत्म कर दें. देन व्हेन ही सेज कि मेरी अम्मी से और छोटे भाई से मैं बात कर चुका हूँ अम्मी और सलमान से ऑलरेडी. Then there is another shock, expression of shock on her face. She gets quiet and she's like, अच्छा ये मेरे मियाँ ने मुझे नहीं लूप पे लिया. Because they're so and that was the same expression. Everything. Yeah, and that's the same expression you see on Severaji's face. Same expression. कि यार कि इसने इतनी बड़ी बात कर दी और इसने मुझे नहीं बताई. तो आपने क्या किया कि आपने दोनों बीवियों का सेम पीओवी आपने दिखाया है विद एन एक्सप्रेशन, एंड क्रेडिट गोज टू बोथ द एक्टर्स कि जिस तरह से उन्होंने वो कन्वे किया, सेम इमोशन सेम एक्सप्रेशन, बोथ एक्टर्स. तो जब इसका सबका क्रेडिट, सॉरी मैं सिर्फ एक बात ही यहाँ, इस सब का क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है कि डायरेक्टर ने जिस तरह से ये कंसेप्चुलाइज किए और विजुलाइज किए ये शॉट्स की, ये रिएक्शन, इट वॉज जस्ट वंडरफुल. और डायरेक्टर का ही वो है, वो जो एक, सॉरी मैं इस पे बात कर भूल जाऊंगा, जो समर का जो सिंगल टेक शॉट है जब वो घर से निकलता है, उसका ब्रेकडाउन होता है फुटपाथ के ऊपर, दैट्स वन टेक. And it was so well performed, well executed. Summer also, it was just wonderful. The direction has been top notch in this two episodes. एक सीन था, मैं उस पे अब इसके बाद आऊंगी, लेकिन पहले ये वाली कॉन्वर्सेशन रैप अप कर दें कि जो वो रिश्ते की बात करता है, you can also tell कि जो सलमान है वो भाई से नाराज है because भाई ने उसकी बेइज्जती की है, उसको बेलिटल किया है, उसको लूजर कहा है. लेकिन जब भाई तोहफे दे रहा है और अमल की बात कर रहा है कि मेरी बेटी की तरह है ना, वो समझ जाता है वो क्या कह रहा है.
और उसको ये बात बुरी नहीं लगी बिकॉज अपोज नहीं किया इसने अपोज नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि भाई साहब आप क्या कह रहे हैं जीवी, व्हाट आर यू सेइंग, ये कभी नहीं हो सकता. नो, एज अ फादर ही नोज दैट वली इज अ गुड किड एंड ऑल सेड एंड डन, मेरा भाई है, मुझे प्यार तो करता है, ही मे बी एन एसहोल बट ही लव्स मी. बात उसे बुरी नहीं, ही वाज शीपिश. उनका जो एक्सप्रेशन होता है जब वो जेबी ये बात करता है कि मैंने सलमान से बात की और अम्मी से भी की है, ही इज गॉट अ शीपिश एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. बट फॉर द डायरेक्टर टू पिक अप ऑन ऑल ऑफ दिस, it was brilliant direction. Then there is one scene that now I think has become Meesam Naqvi's signature, which is the dialogue overlap. पिछली दफा भी ये हुआ था जब बिटवीन वलीद एंड शहीर साहब जो बात कर रहे होते हैं और माया और उसकी अम्मी कर रहे होते हैं, देयर इज अ डायलॉग ओवरलैप दैट इट कनेक्ट्स दीज टू सीन्स टुगेदर. यहाँ भी एग्जैक्टली यही सीन होता है जब जेबी जो है अपनी माँ के साथ बात कर रहा है और सलमान जो है अपने बाप के साथ बात कर रहा है. एंड they're talking about things like मानू ट्रिगर हो जाती है और वो कहता है वो कुछ समझ के आई है, वो कुछ कर रही है. the conversations are connected. नहीं, सुलेमान शायद आई थिंक पना से बात कर रहा होता है उस सीन में शायद, if I remember correctly. maybe हाँ. लेकिन I know what you mean. लेकिन ये हमने ये वाला जो चीज है ना, ये हमने देखा हुआ है और पना से बात कर रहा होता है बिकॉज वो कहता है वो भाभी ओवरथिंक कर जाती हैं, फिर वो कुछ कहता है तो वो the direction is top notch, is fantastic. एक मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इस एपिसोड से पहले कि भाई सडनली हमें ये कहा गया कि जो वलीद है वो फैमिली में रिश्ता हुआ है, तो मैंने कहा सीमा जो है वो बहन तो नहीं लग रही शहीद की, लेकिन अब वो क्लैरिटी थोड़ी मिल गई है कि है फैमिली में ही लेकिन जरा डिस्टेंट बहन के ससुराल में. ये शुरू में हो चुकी है बात कि वो दूर के रिश्तेदार है, मतलब बरादरी टाइप सीन है, लेकिन इमीडिएट वो नहीं है बहन भाई वाला सीन. एब्सोल्युटली. आपने नजर की बात की, जो ये शुरू का पूरा ये जो सीन था जिसमें शहीद की पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी और एक बाप अपनी बेटी के बारे में जो बातें कह रहा है, फिर वो सुलेमान को कहता है कि आप भी बेटी वाले हैं, उड़ गया ना रंग उड़ गया है ना, मैं चिन रहा हूँ वो सब. यार नजर इज अ वेरी 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 फाइन एक्टर. इज अ वेरी फाइन एक्टर बिकॉज ही डजंट लेट यू हेट द कैरेक्टर. ये बड़ी बड़ी बात है क्योंकि इस तरह के जो किरदार होते हैं हमारे ड्रामों में, ऐसे हमने बेतहाशा करोड़ों बाप देखे हैं जिनसे आप अनॉय होना शुरू हो जाते हैं, जिनको आप नफरत करना शुरू कर देते हैं. आई थिंक सोल क्रेडिट गोज टू नजर द वे दैट ही इज परफॉर्म्ड शहीद, दैट यू डू नॉट हेट द कैरेक्टर. You may not like him, you may find him unpleasant. पिछली बार उसने अपनी बेटी को थप्पड़ मारा. You understand him. You always understand him. And you do not even जो उसकी बीवी के साथ scenes हैं जो सारे, वो इतना ये सेंसिटिविटी के साथ और सेंसिबली हैंडल किया गया है शहीर के किरदार को कि उसमें कहीं कहीं आपको ये इंप्रेशन लगता है कि यार वो बीवी के थल्ले टाइप लगा हुआ है, कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लगता है. जब बीवी को वो कहता है कि माया कौन थी गोल्ड मेडलिस्ट है, जब हम कराने कहती है हमारी बेटी भी कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, तो तुम सीमा को कमजोर कह रही हो. नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट तो वो है. नहीं बताया नहीं है क्या? मेडलिस्ट क्या है तो सही ना, गोल्ड मेडलिस्ट. तो आगे से उसकी शक्ल बनती है, लाइक ओके शट अप कॉल मिल गई, ही इज पुट इन हिज प्लेस. तो ये शायद पहली बार हम देख रहे हैं हमारे ड्रामे में कि एक मिडिल क्लास कपल जिनकी जो मियाँ जो है वो इस तरह का है, लेकिन वो मियाँ और बीवी अटैच्ड है आपस में, डिटैच्ड नहीं है. वन साइडेड वो फैसले नहीं लेके जा रहा. माँ ने फोन किया है, वो गया है उसके घर. माँ ने ये उसको आइडिया दिया है, नहीं इसका बाप का आइडिया नहीं था. माँ उसको कहती है हमारे पास और ऑप्शंस हैं, और चॉइसेस हैं. माँ अमल को फोन करती है, माँ वली के घर का एड्रेस लेती है, माँ उसको बोलती है कि जाओ. और जब वो आता है तो वो पूरी उससे पूछगछ करती है, क्या हुआ, क्या बात हुई, लड़का माना नहीं माना. उसने ये नहीं, ठीक है थोड़ा सा अगेन जैसे जेबी है कि वो डिसमिसिव हो रहा था, लेकिन उसने इन्फॉर्मेशन पूरी दी आगे अपनी बीवी को. अच्छा, अब शहीद जब एंटर होता है सबसे पहले जो बख्शू उसको अंदर आने देता है और आगे ये दोनों खड़े होते हैं सलमान और जेबी, इनका जो रिएक्शन होता है कि इसको किसने अंदर आने दिया है, वो मेरे ख्याल है मुझे एकदम पहले तो लगा कि व्हाई आर दे बिहेविंग लाइक दिस. आई मीन नॉर्मल पीपल वुड आस्क कि भाई आप कौन है, आप कहाँ आ रहे हैं, किससे मिलना है आपको, बट दे आर लाइक इसको किसने अंदर आने दिया है. व्हेन आई कनेक्टेड इट, आई थिंक इनकी गाड़ी की कोई शुरू के एपिसोड में टक्कर हुई होती है तो दे रिकॉग्नाइज उस वजह से. लेकिन उसमें ये था कि इतनी जल्दी रिकॉग्नाइज मेरे ख्याल में आपको यूजुअली रजिस्टर नहीं करता अगर किसी से आपकी एक आध बार मुलाकात हुई हो बड़े रैंडमली, और उस बात को अब वक्त गुजर चुका है ड्रामे में. एक बार शायद सोचता हुआ दिखा देते, आपस में उन दोनों भाइयों को कहते हुए ये कह देते कि यार ये वही नहीं है जिससे हमारी गाड़ी की टक्कर दी है, क्या कर रहा है. थोड़ा सा हेस्टी लगा मुझे उनका रिएक्शन. हाँ,
थोड़ा सा वहां पे हो सकता, वो बेहतर हो सकता था, क्योंकि एकदम नहीं आपको कनेक्ट करता यार, रात को एक बंदा चल के आ रहा है, यू लाइक इज द सेम गाय। एग्जैक्टली। फिर बहरहाल आप देखते हैं कि उसके बाद जब जेबी और सुलेमान कमरे में आते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा आप उनसे बात करने हैं, लेकिन हमारे बच्चों का मामला तो हम बैठना चाहते हैं। उस वक्त तक जेबी और सुलेमान को क्या पता कि वो क्या बात करने हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए हमें इशू का जानना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, ये तो बाहर से आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक दो छोटी थी। आई थिंक थोड़ा सा स्किप सीन था यहाँ पे। खबरदार जी वो बैठ जाते हैं। अच्छा, उनकी भी आप अगर उनका हुलिया देखें ना, इट वाज सो इम्पोर्टेंट दैट ही इज इन अ ब्लैक शलवार कमीज, एक्सट्रीमली क्लीन, प्रिस्टीन, बाल उनके साफ सुथरे, हाथ पाँव, जूते वूते। इट डिडंट लुक लाइक ही वाज अ काइंड ऑफ मैला बंदा नहीं लग रहा था। वो बहुत ही इज्जतदार सफेद पोश बंदा लग रहा था, व्हाइट कॉलर पर्सन, जो कि वो है। और वो आके जो बात शुरू करते हैं और वो लोग नहीं मान रहे होते कि यार आप चुप हो जाएं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। वो थोड़ा अग्रेशन भी दिखाता है, सलमान भी दिखाता है, जेबी भी दिखाता है। और फिर जब वो कहते हैं ना दादा कि मैं समझ सकता हूँ, तो कहते हैं सर नहीं समझ सकते आप। और फिर वो सलमान को कहते हैं आपकी भी बेटी होगी, और जो उसका चेहरा बनता है कहता है दिल दहल गया ना, मैं ये जी रहा हूँ मैं। और फिर म्यूजिक चलती है यार, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट डायरेक्शन। कितनी दफा हम इस रिव्यू में बोलेंगे, फैंटास्टिक यार। अच्छा, इस पूरे सीन में ना साद हुज प्लेइंग सुलेमान एंड ऑफ कोर्स नुमान इजाज। अगर आप देखें, नुमान इजाज एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क का नाम है, अदाकार, बहुत बड़े अदाकार हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा लेजेंडरी अदाकार हैं। ये जो परवरिश ड्रामा है ना, इसमें उनका उस तरह का रोल नहीं है जो जैसे मिसेस एंड मिस्टर शमीम या रकीब से, या और जिसमें बिस्मिल, जिसमें उनके ऊपर सारी स्पॉटलाइट फोकस होती है। बट इट्स नॉट लाइक ही इज अंडर परफॉर्मिंग और अंडर डिलीवरिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, his scenes in this episode were equally important as compared to all the other actors. It's just that with the effortless ease that he performs these scenes, आपको शायद ये लगता है कि यार अच्छा, मतलब it's Numan Ijaz, now what's the big deal? But these were important scenes. Very important. The conversations, the reaction. He's calm पहले. It's not like कि फौरन he's in fits और वो मारना शुरू कर देते हैं, जैसे पहले हमने देखा है। नहीं, लेकिन वो एक टॉक्सिक बंदा है, वो एक टॉक्सिक मेस्ड अप बंदा है। बट जो बिल्डअप हुआ है, जो वो फटा है जेबी जिस तरह से, आई थिंक नुमान इजाज अगेन। एंड देन द लास्ट शॉट व्हेन ही इज जस्ट सिटिंग एंड क्राइंग, and when she goes, when the wife says कि तुम get lost, तुम चले जाओ यहाँ से, and तुमने सब बर्बाद कर दिया। उससे पहले जो वली का ब्रेकडाउन होता है, और वो कहता है यार आपने जहांगीर बन के जिंदगी गुजार ली है, वली जहांगीर क्यों बनना चाहते हैं? जिंदगी आपने अपनी जहांगीर अहमद बन के गुजार ली है, तो वली जहांगीर बनने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैंने पैदा किया है तुम्हें, आप मुझे जीने दें। Why won't you let me? वो कहता है मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुम्हें पाला है, मेरा तुम पे हक है, basically I own you. You will do exactly as I want you to do. And I was like, oh my God, this is what you call a toxic father, who in his head is a good father, but he is such a chauvinist that एक तो उसका ख्याल है कि मैं I can fix everything, और वो शहीर साहब सही कहते हैं ना कि अच्छा तो पैसा ऐसे बोलता है। और जो वो कहते हैं कि मेडिकल की बात कर रहे हो, तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं कि तुम मेडिकल कॉलेज में दाखिल होने देते। मिनिस्टर के आगे हाथ पांव जोड़ के तुम्हें एडमिशन दिलवाया था वहां पे, वरना कोई थूक के ना तुम्हारे मुंह पे एडमिशन मिल गया मुझे। बकवास कर रहा है। तुम्हें तो मैंने हाथ जोड़ के मिनिस्टर से तुम्हारा दाखिला कराया है। और जो फिर वली का चेहरा बदलता है, ओए होए 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 होए, उस बच्चे की तो जिंदगी एकदम, कहता है व्हाट यू मैनिपुलेटेड मी टू द एक्सटेंट टू गेट मी इनटू अ मेडिकल कॉलेज, ताकि मैं सोचूं कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूं तो मैं अपना पैशन छोड़ देता हूं, बिकॉज आई एम सो इंटेलिजेंट दैट आई कैन गेट इन, सो मे बी दिस इज अ बेटर डेस्टिनी फॉर मी, बट यू मैनिपुलेटेड मी। यार दैट सीन वाज जस्ट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एंड आई वाज सेइंग कि यार ये कौन बच्चे हैं यार, खाली ये कौन बच्चे हैं जो ये परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं? नुमान इजाज लेवल की परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, और आप टक्कर की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और वहाँ आपकी परफॉर्मेंस रुक नहीं रही, आपके जज्बात रुक नहीं रहे, देखने वाला आपके साथ चल रहा है। अनदर स्टैंडिंग ओवेशन फॉर समर जाफरी। Samar was brilliant in this episode. I think he was outstanding. And such young actors यार, इतने छोटे ये बच्चे हैं और उन्होंने इतनी नुमान इजाज आपके सामने खड़े हुए हैं भाई। नुमान इजाज के साथ आप एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, बंदे के ऊपर ये इतना बड़ा प्रेशर होता है, बड़े प्रेशर की बात है।
और उसमें इस तरह से परफॉर्म करना, इस तरह से डिलीवर करना, इवन रेहाम रेहाम पे आते हैं। रेहाम तो इज अ होल कैरेक्टर। लेकिन इस सीन को पहले बंद कर लें। जब वो ये कहता है ना, शहीर साहब ये कहते हैं कि आप लोग क्या आपस में शुरू हो गए हैं, आप मेरी बकवास सुन ही नहीं रहे। मैंने यूज द वर्ड बकवास ना, आई सेड दिस इज सच गुड राइटिंग। यानी आपको एहसास तक नहीं है कि मैं इतनी देर से बकवास कर रहा हूँ? दिस इज हाउ नॉर्मल पीपल वुड टॉक कि यार मैं उस वक्त से भौंक रहा हूँ, मैं बकवास कर रहा हूँ, आप लोग मेरी नहीं सुन रहे। फिर दादा कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे 3 दिन दें, आई विल कम अप विद द सोल्यूशन, आई विल कॉल यू। शादी सोल्यूशन नहीं है, उस वक्त तक शादी की बात हो गई होती है, उस वक्त तक जो जेबी है वो अमल को ले आया होता है, उस वक्त तक शौक सेट इन हो चुका होता है, वली जो है वो अमल को रिजेक्ट कर चुका होता है, अमल उस पर अपना एक इनवर्ड रिएक्शन दे चुकी होती है उस रिजेक्शन का, और ये सीन बंद हो जाता है। और फिर आप शिफ्ट करें अपना फोकस सारा अमल पे। परफॉर्म बाय रेहाम रफीकी। एंड यार, like I said a couple of weeks ago, nobody sees her. And I reiterate now, nobody sees her because she doesn't show her emotion. उसका जो एक रिएक्शन अपने कमरे में जाके होता है, वो अपने आप को इन्विजन करती है कि वो अपने आप को थप्पड़े मार रही है, but it's all in her head. Nobody sees her because she doesn't show her emotion to anybody. मगर यार क्या उस बच्ची ने भी परफॉर्म किया है। कमरे में जाके जो वो चीखती है, जो वो रोती है, जो वो रिजेक्शन का उस पर एक एहसास होता है, और वो अभी का नहीं है, शुरू का हो रहा है। एंड अगेन दिस इज अ साइड कैरेक्टर, दिस इज अ साइड कैरेक्टर who secretly is very fond of Wali, is maybe in love with him or infatuated with him, but she is never going to show it because she knows that he likes Maya. But the director has given this character an entire persona. आप अमल को देखें, जिस तरीके से वो अपने बाल बांधती है, जिस तरीके से अमल कॉन्स्टेंटली अपनी ग्लासेस ऊपर पुश कर रही है, उसका एक बुरा सा जो ड्रेस सेंस है, वो जो टाइट्स और नीचे स्नीकर्स सस्ते वाले और कुर्ते और दुपट्टे पहनती है, वो उसकी आइडेंटिटी है, शुरू से इस्टेब्लिश हुई हुई है। कोई उसके ब्लो ड्राइज नहीं है या उसका मेकअप नहीं है, या एवरी कैरेक्टर हैज़ अ पर्सोना। यार क्या कहना चाहेंगे आप? वो जो सीन था ना जहाँ पे वो उसका मेल्टडाउन होता है, लेकिन वो मेल्टडाउन नहीं होता, मतलब वो that's what she wants to do and that's what she doesn't do. I thought that was again जो आपने अभी बात की थी कि measured reactions थे। अगर वो सनसनी दिखाना चाहते, अब देखिए उन्होंने दिखा दिया और उन्होंने नहीं दिखाया। ये कितनी खूबसूरत बात है कि अगर वो असल में वो रिएक्शन करते हुए दिखाते तो मैं ये कहता यार ये रेहाम के लिए ना थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक किस्म का रिएक्शन था, मतलब उस आर्क में नहीं आ रहा। तो उन्होंने यही दिखाया कि रेहाम जो है वो जैसी है, उसने रिएक्ट रोक लिया अपने आप को, लेकिन रिएक्ट वो वैसे करना है। जो थप्पड़ मारे उसने अपने मुंह पे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 थप्पड़ उसने मारे। एंड इट वाज सो इम्पैक्टफुल। जो चीजें कमरे में से उसने हटाई, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू सी कि नहीं, शी इज जस्ट स्टैंडिंग देयर, शी इज फ्रोजन, शी इज नॉट इवन मूविंग। This is all going on in her head. It was beautiful storytelling, and again रेहाम जो वो मेल्टडाउन जो कि नहीं हुआ, बट वो परफॉर्म तो किया ना रेहाम। वो तो गया मेल्टडाउन, वो दिखा नहीं किसी को, लेकिन मेल्टडाउन तो हुआ उसका। कौन सा? यही मेल्टडाउन तो हुआ है ना, बेशक उसके सर हेड के अंदर हुआ है, लेकिन हुआ तो है। हाँ, तो वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो हमें मतलब अज्यूम कर रही थी, लेकिन उसने परफॉर्म तो किया ना, एक्टिंग तो की है ना। अब जैसे आनो का मेल्टडाउन जो एंड में होता है, उसको अमल जाके सहारा देती है और उसको यू नो कंसोल करती है, उसको गले लगाती है। सो अमल इज दैट वन पर्सन जो हर एक को हर वक्त संभाल रही होती है। अच्छा, ये जो आखिरी का सीन थे ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए भी थे कि क्योंकि आपने सबको संभालते हुए देखा, आपने सबके रिएक्शंस देखे, कौन किसको सिवाय जो वो तो अकेले ही रहेगा ना। लेकिन मानूर जो है वो मदर इन लॉ उसको सहला रही है उसको, हालांकि मदर इन लॉ की और मानूर की नहीं बनती, बट द मदर इन लॉ इज देयर। एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग कि यार ये here was this family, एक मियाँ बीवी और उनके मियाँ के माँ बाप और 2 बच्चे, ये लोग रह रहे थे, अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, ये लोग फिट फाट सही थे। ये बाहर से आई एक और फैमिली, और इन्होंने इनका भी सारा जीना उठना बैठना सब मिला के रख दिया। ये लोग आए हैं, हमारा तो घर का माहौल बदल गया है, पन्ना कहती है ना, माहौल क्या, इनकी जिंदगियां बदल गई हैं सबकी। तो एंड आई वाज लाइक यार, बट हु डू यू ब्लेम फॉर दिस?
वो फैमिली है, उसका भाई है सगा, उसका खून है। तो यू कांट से कि यार कि वो भाई को ना रखता या भाई को क्यों अकोमोडेट कर लिया, क्योंकि घर तो भाई का भी है, वो बाप का घर है ना। अच्छा, पता नहीं क्यों बार बार ना मुझे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बार बार मुझे ये एपिसोड देखते हुए ये ख्याल आ रहा था, बिकॉज थीम ऑब्वियसली परवरिश की इज जनरेशनल ट्रॉमा स्लैश फ्रिक्शन स्लैश गैप। मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि जिस तरह वली घर से निकला है अपने आप को ढूंढने, सेल्फ डिस्कवरी, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, वापस आऊँगा, मुझे लगता है जेबी भी ऐसे निकला होगा घर से अपने बीवी बच्चों को। वो तो बाप ने पिछली बार बोला था ना कि ऐसे ही निकला, बोला भी था, एग्जैक्टली। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने ये बयान किया है सारा। लेकिन कमिंग बैक टू अमल, अमल इज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर पोर्ट्रेड इन अ रियली गुड वे। माय ओनली लिटिल बीफ हियर विद द राइटर एंड डायरेक्टर इज के जहाँ हर किरदार को एक आर्क दिया है, एक स्पेस दी है, एक स्क्रीन टाइम दिया है, वहाँ आई फील दैट जो समीर है ना, उसका अभी तक मैं नहीं वो देख पाई जितना मैं देखना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगली एपिसोड में उसको मौका मिलेगा, लेकिन वो भी मौका मिलेगा टू गिव अमल अ वॉइस और टू फोकस ऑन हर। आई वुड लाइक टू सी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो हु समीर इज, यू नो, बिकॉज ही इज़ दैट गाय कि जब वो रोक रहा है वली को कि मेरा भाई है, तो मत जा मत जा, मैं क्या करूँगा तेरे बगैर, और जब वो चला जाता है तो वो जल्दी से अपने आंसू पोंछता है कि कोई देख ना ले मुझे। क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? घर वाले टेंशन में, घर वाले ऐसे देखेंगे। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और जब बख्शू आता कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यू नो, ही काइंड ऑफ मैन्स अप एंड ही वाज लाइक, तो उस पर भी कोई बाप का रिएक्शन है कि मेरे बाप को सब लूजर लूजर कहते हैं, तो आई डोंट वांट टू बी नोन एज अ पर्सन हु इज वीक। तो it's all connected. It was very beautiful, but I want to know more about Sameer, you know. वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको शॉर्टन किया गया है, उस कैरेक्टर को जो स्पेस और टाइम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, शायद आई होप कि आगे मिले। लेकिन अब आप थोड़ा सा फोकस आपका मैं चाहूँगी माया और मिशी की तरफ, जहाँ पे इस घर में वली बॉन्ड कर रहा है दादा के साथ, दादा को अपना वार्निंग नोटिस दिखाता है, दादा की सारी एडवाइस लेता है और दादा उसको बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, यू नो, जल्दी के काम बुरे हैं, जो दुश्मन है उससे बात करनी ज़रूरी है, मीनिंग योर फादर, यू हैव टू टॉक टू हिम एंड यू नो रिलैक्स एंड विल फिगर इट आउट। उसी तरह जो माया है वो मिशी से बात कर रही है और मिशी उसको कह रही है कि तुम क्यों कॉलेज छोड़ोगी, लोग बातें कर रहे हैं उनको करने दो, उनकी ऐसी की तैसी, मेरे बारे में तो कोई बात करता मैं मुंह तोड़ देती। और वो बैठ के दोनों बहनें खाना खाती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हसन डायनामिक कि यू नो हु आर दीज कैरेक्टर्स कनेक्टिंग विद फॉर एडवाइस एंड मेंटोरशिप, यू नो। दोनों घर आप देखते हैं, लेकिन अगेन जब हम इस घर में आए हैं तो अ फ्यू वर्ड्स आर नेसेसरी फॉर एना आसिफ्स परफॉर्मेंस, जो उसके मेल्टडाउन्स होते हैं, जब वो तकिए में चीखती है आके, और यू नो जब माँ बाप को देखती है, जब सीमा आंटी आई हैं और उनके सामान, वो कहती है सामान इकट्ठा करो, और जैसे वो घबरा रही है कि यू नो मेरे पे कोई बात ना आए, जल्दी जल्दी वो कर रही है, यू नो हर एक्सप्रेशंस, इट वाज जस्ट वेरी नेचुरल, वेरी सबलाइम, वेरी रिस्ट्रेन्ड and therefore very very effective. Anna no doubt is a very 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 good actor और हमने हमेशा एना की बहुत तारीफ की है, लेकिन और पिछली कुछ किस्तों में फोकस ज्यादा माया पे रहा भी है। ये जो किस्तें हैं ना, ये इस पे फोकस ज्यादा क्योंकि समर के किरदार की तरफ था, वली की तरफ था और उस फैमिली पे था, तो आई थिंक इट इज ओके कि इस बार अगर हम इतनी बात ना भी करें माया की, क्योंकि हम हमेशा एना और जिस तरह से एना ने माया को परफॉर्म किया उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये मुझे लगा कि ये एक अच्छी चीज भी एक तरह से हुई कि जहाँ पे एक तरफ एना हु इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर और बड़ा वो माशाल्लाह बच्ची काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, इसी तरह हमें समर का भी एक देखने को मिला परफॉर्मेंस। तो बोथ यंग एक्टर्स, कम होता है ना कि आपको यंग टैलेंट मिले और इक्वल और टक्कर के मिले, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है बात परवरिश के बारे में। इवन कंपैरेटिव सिर्फ ये थी कि जहां वली अपने बाप को कह रहा है कि आपने जी ली ना अपनी जिंदगी, जहांगीर जो भी उनका नाम है बन के, तो वली जहांगीर क्यों बनना चाहते हैं। सिमिलरली माया भी मिशी को यही कह रही है बात कि अब्बा गए हैं उसके घर अपनी इज्जत बचाने, मेरे लिए नहीं गए, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने गए हैं वो वहाँ पे। और जो अम्मा यहाँ पे बोल रही हैं वो मेरे लिए नहीं बोल रही, ये मुझे शुरू से गैसलाइट कर रही हैं, यू नो। तो बच्चे अपने माँ बाप के साथ क्या फील करते हैं, जनरेशनल गैप वहीं का वहीं है। आप क्लास डिफरेंस दिखा दें, डिफरेंट फैमिलीज दिखा दें,
समझने की जरूरत ये है कि बच्चे को एज एन इंडिविजुअल कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा, प्रॉब्लम्स एक ही हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. Yeah. Yes. A few I agree with you. words for the दादी as well. When they're showing के generation में gaps हैं, तो जो दादी हैं वो फंसी हुई हैं पुराने ज़माने में. अब वो बड़ा खूबसूरत सीन था जब वो आके पना से बात कर रही हैं कि तुम क्या बना रही हो. वो कहती है मैं वेजिटेरियन खाना ये. वो कहती है कि तुम अब वो चली गई है नौकरी करने. तो भाई हमने तो बच्चे भी पाले, नौकरी करने की कभी ख्वाहिश नहीं हुई. आजकल की लड़कियों को पता नहीं. और पना क्यों अभी अच्छी है, बिकॉज पना घर पे बैठी हुई काम कर रही है. और फिर कहती है भाई मैं तो पुराने ज़माने की हूँ. वो बड़ा खूबसूरत सीन था. अगेन क्रेडिट टू मीसम नकवी. पीछे जो मुलाजमा है वो एक स्लेट पे चटनी पीस रही होती है. और ये वो ज़माना है जब मशीनों में एक पल्स से चटनी बन जाती है, लेकिन वो पुराने ज़माने से ही अपने काम करा रही हैं. ऐसे करके चटनी पीसी जा रही है, यू नो. एंड देयरफॉर जेबी कनेक्ट्स विद द मदर बिकॉज हिज सोच इज़ ओल्ड फैशन्ड. वो ये कहता है कि मैं अपने बेटे को एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा. वो दादी कहती है ना कि आपने उसको रोका क्यों नहीं, हुक्म देते उसको. तो हुक्म देते, रोकते टोकते उसको, सख्ती से हुक्म देते उसको. तो दादा फॉरवर्ड थिंकिंग कहता मैं नहीं सुनता. वो ही वुड नॉट हैव लिसन्ड. मैं उसको हुक्म मेरा वो ना मानता. दादा उसको. ये बड़ा अच्छा है कि सुलेमान जो है वो बाप पे गया है और ये भी जो है वो माँ पे गया है. और ये सारी चीज दादा उसको पैसे देते हैं और कहते हैं कि कर्जा लेके जो समझो, और फोन देते हैं कि तुमने मुझसे राब्ता नहीं तोड़ना. ये कर्जा है, जब कुछ बन जाओ तो वापस कर देना, पकड़ो. और दूसरी शर्त यह है कि तुम जहां भी रहोगे मुझसे कांटेक्ट में रहोगे. और फिर जनाब साहब आप देखते हैं कि वली निकल पड़ा है घर से. क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बड़ा खूबसूरत सीन था. जैसे मैं कह रहा था वो सिंगल टेक जो एक वन टेक शॉट था जब वली जो है वो ब्रेक डाउन करता है, बैठता है सड़क के ऊपर, फिर फुटपाथ पे बैठता है. हाँ. तो ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड, वेरी वेल शॉट, एक्सीलेंटली परफॉर्म बाय समर. और उसके बाद जो वो जिस तरह से फिर रक्शे पे पहले वो बैठा होता है एटीएम के बाहर, अपने पैर खुद ही दबाता है, सैलानी से पानी पीता है. फिर रक्शे वाला मैंने सोचा कि इतना तो नहीं चला कि इसको जवान आदमी है इतना जल्दी थक गया है. ऐसा तो नहीं कि 3 दिन से चल रहा है. हाँ. बट वो आदत ना हो तो होता है ना. और वी डोंट नो कि वो कितना चला उस दिन उस वक्त. तो या बट यू सी अगेन इट्स परवरिश की जो खास बात है वो ये है कि इट इज नॉट वन थिंग और वन पर्सन और वन एक्टर. इस तरह का ड्रामा और इस तरह का नैरेटिव और इस तरह की स्टोरी टेलिंग तभी हो सकती है जब एवरीथिंग वर्क्स इन टैंडम. सो राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, यू नो, कैमरा वर्क, जिस तरह से कैमरा ऊपर नीचे पैन हो रहा है, लेफ्ट राइट, एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल पर्सन सीम्स टू बी डूइंग देयर जॉब with a lot of passion and sincerity. Invested. So hence you're seeing this, and which is why we keep saying the problem that we have with Pakistani drama, और जो हम हर वक्त रोते रहते हैं और जैसे शहीर कह रहा था कि बकवास करते रहते हैं, वो कोई is not coming from a place of disapproval or a place of like you know grudges कि यार कि हम सुपीरियर समझते हैं और इन्फीरियर. ऐसी बात नहीं है. बात यह कि जब परवरिश जैसा ड्रामा बन सकता है हमारे मुल्क में तो फिर एक्सपेक्टेशन ये सेट हो जाती है कि बाकी भी ऐसे बनाओ भाई. कोई नहीं कह रहा कि ये कहानी बनाओ, सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस नियत के साथ बनाओ, अच्छी नियत के साथ बनाओ ताकि वो सिंसेरिटी नजर आए. आप पेलो नहीं काम को. आप 99.9% ड्रामों में आप बस काम पेल रहे हो. मतलब आप सोच नहीं रहे हो. जब दिखाया कि बच्ची एक अपनी थ्रोट की सर्जरी करके निकली है दुपट्टा बांध के, आप दुपट्टा बांध क्या एक्सपेक्ट करेंगे? व्यूअर कितना इन्वेस्ट, मतलब एक एक्टर को आपने उसने मेकअप कर लिया, बाल बना ली, लेंस लगा ली, तो अब नोबडी इज सपोज्ड टू रिकॉग्नाइज हर. कम ऑन. बट परवरिश हैज मास्टर्ड इमोशनल रियलिज्म कि आपको कोई भी एक सीन, जैसे आपने बिल्कुल शुरू में कहा था, everything is so logical. You understand what is happening. Nothing is out of line. A single scene is not out of line. अगर वली पानी पी रहा है, उसका पानी गिरा है तो उसके दाग उसकी कमीज पे आ गए हैं. अगर वो बैठा है और 2 ख्वाजा सरा कैरेक्टर्स आए हैं, वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, आपको उसकी डिस्कम्फर्ट फील हो रही है. रिक्शे में बैठ के जब वो पहुंचा है 5 स्टार होटल, उसके जो चेहरे पे एक शॉक और एक वो है, वो आपने महसूस किया है कि ओ माय गॉड What the hell? नहीं, पहले जो रिक्शा वाला उसको आंखें दिखाता तो सीधा हो जाता है. ये भी है क्योंकि अब उसके पास कोई वो नहीं है ऑप्शन. नहीं है उसके पास ऑप्शन. वो गाड़ी पीछे से आ रही है और वो बंदा भी बड़ा नेचुरल कहता है क्यों भाई मरना ही है तो किसी मेरी गाड़ी के आगे तुमने मरना है. विच इज अ सीन दैट यू नो वी कैन एनविजन दिस हैपनिंग. वो कहता है सॉरी यू नो, आगे चल पड़ा है.
he doesn't know what to do. But आपको पता है कि कहानी आगे बढ़ रही है, ये बहुत बड़ा एक टर्न आया है. और जो आपने कुछ किस्तें पहले आपने देखा था, ये कैरेक्टर पानी पीता हुआ, गिटार लिया हुआ, वो उसको यहाँ मिल जाएगा, और जो आपने अगली एपिसोड के प्रोमो में, पता नहीं आप देख सकें कि नहीं, बट दिस इज आई थिंक मीसम नकवी, एंड उसको एक गिटार मेंटोर मिल जाएगा, वली की कहानी शुरू हो जाएगी यहाँ से. आई एम रियली एक्साइटेड हसन कि आगे क्या होता है with Wali and with Maya and with these entire people, अच्छा, अब इसमें एक और चीज जो है worth noting कि this was I think the 20th and 21st episode. We're not complaining कि 20-21 किस्तों में ये हुआ, ये अब आया, ये ट्विस्ट अब क्यों आया, ये बैग अब क्यों आया, अच्छा अब ये कहानी किधर जाएगी, अब ये क्या दिखाएंगे, अब ये नहीं ना, तो कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं. अगर हम परवरिश में कर सकते हैं तो फिर हम बाकी ड्रामों में भी कर सकते हैं. परवरिश तो वो 21 किस्तों पे खत्म ही ना हो, प्लीज खत्म ना हो. 21 किस्तों पे आप ये नहीं कह रहे आपके यार के, और ना आपकी उम्मीद है कि ये ड्रामा अब खत्म हो. आप चाहते हैं कि अच्छा अब वली के साथ क्या होगा, अब माया के साथ क्या होगा, अब जेबी के साथ क्या होगा, अब पना के साथ क्या होगा, सुलेमान क्या करेगा, अमल का क्या है. अमल अगले एपिसोड में अब उससे पूछेगा उसका भाई समीर कि तुम वली को पसंद करती हो. तो तुम पसंद करती हो वली को? तो कौन सा वो मुझे पसंद करता है? आपको किसी ट्रैक से, किसी किरदार से कोई प्रॉब्लम नहीं है. और यहाँ पे अगर आप 21वीं किस्म में एक नया कैरेक्टर, जैसे हम दस्तक की उस दिन बात कर रहे थे, यहाँ पे आप 21वीं किस्म में आप नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करें, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, बिकॉज इट्स मेकिंग सेंस. ऑफ कोर्स नए कैरेक्टर्स आएंगे. ये इसी तरह कि कभी मैं कभी तुम में जब मुस्तफा अमीर हो जाता है तो नए कैरेक्टर्स आए. किरदार कहानी में नए किरदार आने होते हैं, बट कहानी फिर बनी भी ऐसे होती है ना कि उसमें गुंजाइश पैदा हो के नया किरदार आ रहा है कि आप इंटरेस्ट ले आप नए किरदार. कोई भी कैरेक्टर इसमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है. अगर सलमान और पना अच्छे पेरेंट्स हैं, फिर भी अमल को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी इश्यूज हैं, और समीर बड़ा चिल्ड आउट है लेकिन उसके भी कॉम्प्लिकेशंस हैं. और वहाँ पे जहाँ पे महानूर और जेबी जो हैं, दो इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड और मतलब बॉर्डरलाइन बुरे पेरेंट्स ही हैं. यहाँ तक महानूर अपनी बेटी को ही नहीं समझती कि शी नीड स्पेस. वो अमल बोलती है अनु जो है कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं, यू कम हियर एंड आई डोंट वांट यू नियर मी. Manur has no clue what her child is thinking, but Wali has turned out to be a very solid, stable, balanced person. So, yes, it depends. Parenting matters, but then there are outer influences, or it's just fantastic the way they've spun this. It's a case study. Parvarsh is a case study for parents and children. बड़ा मजा आ रहा है. It is. बड़ा मजा आ रहा है. Anyway, इजाजत लीजिए आप. It makes up for a lot of crap that we're watching, but well done guys, all of you who have put Parvarish together. जी हसन, तो गोल्डन हसन बैक टू गोल्डन हसन. आप अगली एपिसोड इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे. आप कराची इंशाल्लाह हम साथ में रिकॉर्ड करेंगे. और उस बीच में शायद पॉडकास्ट आपको देखने को मिले जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्सा के साथ, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, और कैसे जो अगर आप यूएई आना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, या वीज़ा लेना चाहते हैं, या पढ़ने आना चाहते हैं, या काम करने आना चाहते हैं, उस सब से रिलेटेड आप थोड़ा सा बता भी दें कि अक्सा करती क्या है वहाँ पे. अक्सा की फर्म है जी यहाँ पे. शी हेल्प्स पीपल सेट अप बिजनेसेस हियर, शी हेल्प्स पीपल हु कम फॉर एम्प्लॉयमेंट हियर. तो बेसिकली ये जो इमिग्रेशन के मसले मसाइल होते हैं लोगों के, पीपल आर नॉट सो अवेयर कि क्या लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, क्या प्रोसेस है, कौन सा वीज़ा चाहिए होता है, क्या तरीक़ेकार है. तो इसी तरह जो मेरा जो प्रोसेस था, प्रोफाइल, वो भी उन्होंने ही हैंडल किया सब मेरे बिहाफ पे. जैसे यूएसए में इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं, कुछ उस तरह का काम है. जी 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 जी, इसी तरह से समझ लें. देयर they have a legal team as well. Right. They understand the immigration laws. बड़ा ज़रूरी है because you need to know the intricacies and everything. Yeah. So all of that. ठीक है. तो I hope it's going to be informative for people. और उसके बाद इंशाल्लाह आपने लव गुरु देखनी है, हमने आके लव गुरु के बारे में बात करनी है. हमने हॉट बाइट्स के कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, उसके ऊपर बात करनी है. एक अदा आपका इंटरव्यू होने वाला था कल, वो मेरे ख्याल में आगे चला गया थोड़ा सा. वो हमने करना है. और ऑफ कोर्स अपने रिव्यूज तो हमने करने ही करने हैं. सो इंशाल्लाह लॉट्स ऑफ कंटेंट कमिंग टुवर्ड्स यू, फॉर यू. और तब तक आमना अगर आप इजाजत दें तो फिर मैं अब निकलूंगा. जरूर, काम जरूर. और बाय द टाइम ये वीडियो आप देख रहे हैं तब तक इंशाल्लाह शुड बी हेडिंग होम. इंशाल्लाह. हैव अ सेफ फ्लाइट बैक एंड सी यू इन कराची.
थैंक यू आमना। ख्वातीन हज़रात, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, और परवरिश और डायन और राजा रानी, बट मेजरली परवरिश के ऊपर आपका क्या फीडबैक है, क्या कमेंट्स है, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।